मेरे प्यारे शिष्य, जब तक तुम्हारे गुरुजी बाहर हैं, अपनी गुरुमाता की सेवा करो। एक नशीली और मोहक आवाज आर्यन के कानों में गूंजी। उसका शरीर पत्थर के बिस्तर पर पड़ा था। नहीं, गुरुमाता, मैं गुरुजी के साथ धोखा नहीं कर सकता। आर्यन की सांसें अटक गईं। उसने अपनी सुंदर गुरुमाता को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ एक बेहद कोमल और मखमली एहसास से टकराए। मैंने सुना है कि तुमने गुरुजी से सारी चिकित्सा विद्या सीख ली है। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? नहीं, आप मेरे गुरु की पत्नी हैं। तो क्या हुआ? प्यारे आर्यन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुमने 13 दिव्य सुइयां नहीं सीखी हैं? जल्दी से मेरा इलाज करो। क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें तंत्र साधना नहीं सिखाई? कहो तो मैं तुम्हें सिखा दूँ। जल्दी करो। ठीक है, ठीक है। 3 साल से किसी महिला को न देखने और न छूने के कारण आर्यन अब और खुद को रोक नहीं पाया। उसका संयम टूटने ही वाला था। उसकी खूबसूरत गुरुमाता के मुंह से एक धीमी सी सिसकी निकली और माहौल पूरी तरह बदलने लगा। चटाक, अचानक एक तेज आवाज हुई और आर्यन का सपना टूट गया। आर्यन ने झटके से आंखें खोलीं। वहां कोई खूबसूरत गुरुमाता नहीं थी। ये सब बस एक सपना था। मुझे ललचाने की कोशिश। इस बूढ़े गुरु की तो शादी ही नहीं हुई, फिर सुंदर गुरुमाता कहाँ से आएगी? ये सब छलावा है। लेकिन मान गया, 3 साल बाद आखिरकार तुमने इस बूढ़े का मायाजाल तोड़ ही दिया। जैसे ही आर्यन खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, एक अलौकिक आभा वाला बूढ़ा गुरु वहां आ धमका। बेटा, इस बार मायाजाल में तुम्हारा सामना किससे हुआ? सुंदरता के लालच से। आर्यन सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर था कि अगर उसने गुरुमाता वाले सपने के बारे में बताया तो गुरुजी उसकी टांगें तोड़ देंगे। सुंदरता, तुम्हारे जैसे चंचल स्वभाव वाले ने खुद को रोक लिया। गुरुजी हैरान थे। खैर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आर्यन ने जल्दी से बात बदल दी। गुरुजी, आपने कहा था कि अगर मैं यह मायाजाल तोड़ दूं तो मैं पहाड़ से नीचे शहर जा सकता हूं। अब आप अपनी बात से पलटेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर तुम आज ये जाल न भी तोड़ते तो भी मैं कल सुबह तुम्हें यहाँ से भगा देता। याद है वो 10 दिव्य वस्तुएं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? पहले समय सही नहीं था, लेकिन अब दुनिया बदल रही है और वो दिव्य वस्तुएं प्रकट हो गई हैं। इस बार जब तुम शहर जाओ तो उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करना। बूढ़े गुरु का चेहरा गंभीर हो गया। जी बिल्कुल, मुझे याद है। जैसे अकेला खड़ा फूल, झरने के 3 मोती, 7 द्वार, 9 मोड़ वाला रास्ता। आर्यन उत्साहित हो गया। इन खजानों की बात करते ही उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। अबे गधे, क्या तुम दिव्य वस्तुओं की बात कर रहे हो या किसी टूरिस्ट जगह की? गुरुजी ने चिढ़कर उसे एक थप्पड़ रसीद करने का इशारा किया। मैं सूर्य ढाल, परशुराम फरसा, इंद्र वज्र जैसी शक्तियों की बात कर रहा हूँ। ओह, गलती हो गई। आर्यन ने अजीब सी हंसी हंसी। वह अक्सर कहानियों और असलियत को मिला देता था। उन 10 दिव्य वस्तुओं को खोजने के अलावा तुम्हें अपनी सगाई के वादे भी पूरे करने होंगे। गुरुजी ने पुराने कागजों का एक मोटा बंडल निकाला और आर्यन की ओर बढ़ा दिया। मुझे याद है, बचपन में तुम्हारा सपना था कि तुम्हारी ढेर सारी पत्नियां हों। इसलिए इतने सालों में मैंने तुम्हारे लिए 9 अलग अलग लड़कियों से तुम्हारी सगाई तय की है। अब जाओ और अपना सपना पूरा करो। हे भगवान, 9 पत्नियां! आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो लॉटरी लग गई, लेकिन इतनी सारी, क्या उसकी कमर सलामत रहेगी? हाँ, वे सभी बेहद खूबसूरत हैं। और तुम्हारी असली पहचान, उसमें भी एक गहरा राज छिपा है। मुंबई की अपनी इस यात्रा में तुम्हें अपने परिवार के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा। मेरी पहचान और परिवार। आर्यन की आंखें चमक उठीं। फिर उसने थोड़ा लाड़ और चापलूसी दिखाते हुए कहा, गुरुजी, मैंने कहानियों में पढ़ा है कि जब शिष्य पहाड़ से नीचे जाता है तो गुरु उसे विदाई में बहुत सारा पैसा, एक ब्लैक कार्ड जिसमें अरबों रुपए हों, या कोई जादुई हथियार देते हैं। आप मुझे क्या देंगे? अरे, ये सब तो मामूली चीजें हैं। बूढ़ा गुरु तिरस्कार से मुस्कुराया। उसने अपने दाहिने हाथ से हवा में इशारा किया और दूर पहाड़ की एक चोटी पर धमाका हुआ। वहां से एक ठंडी रोशनी निकली और सीधे गुरुजी की हथेली में आ गिरी। इस तलवार का नाम सप्तर्षि है। ये किसी भी प्राचीन हथियार से कम नहीं है। यह अब तुम्हारी हुई। गुरुजी ने तलवार आर्यन को दी और फिर एक पुरानी किताब निकाली। तुम हमेशा से उड़ने वाली तलवारबाजी सीखना चाहते थे ना? ये लो, इस किताब में वो विद्या है जिससे तुम तलवार पर खड़े होकर हवा में उड़ सकोगे। और यह अंगूठी लो, यह एक जादुई तिजोरी है। इसमें तुम्हारे लिए कई किलो सोना और तरह तरह के कीमती रत्न भरे पड़े हैं। धन्यवाद गुरुजी, आप महान हैं। और कुछ है क्या? आर्यन खुशी से झूम उठा। उसके गुरुजी वाकई दिलदार थे। हम तुम्हारी 9 मंगेतर हैं। रुको, मैं तुम्हें कुछ और काम की चीज देता हूँ। गुरुजी ने चीनी मिट्टी की एक छोटी शीशी निकाली। ये हिमालयन जोश, जिसे 1000 साल पुरानी जड़ी बूटियों से बनाया गया है। यह बाजार में मिलने वाली किसी भी ताकत की दवा से 100 गुना बेहतर है। एक गोली खाओ और 9 लोगों का मुकाबला करो। एक गोली और 9 लोग। हे भगवान, क्या वे सब मान भी जाएंगी? आर्यन के दिमाग में शरारती ख्याल आने लगे। हे, वे मानेंगी या नहीं, ये तुम्हारे टैलेंट पर निर्भर करता है। गुरुजी अब ज्ञानी कम और थोड़े नटखट ज्यादा लग रहे थे। और यह किताब, गृहस्थ जीवन के रहस्य, तंत्र साधना की विधियां भी रख लो। वाह, इसमें तो तस्वीरें भी हैं। ये पोज, उफ, क्या डिटेलिंग है। आर्यन ने झटपट किताब ले ली और पन्ने पलटने के लिए बेताब हो गया। ... अगले दिन मुंबई। आसमान से एक तलवार बिजली की तरह चमकी और एक सुनसान जगह पर उतरी। अगर यह मिस सानिया सचमुच परी जैसी खूबसूरत निकली तो मैं उससे शादी कर लूंगा।
वरना सगाई तोड़ दूंगा और अपने माता पिता और उन 10 दिव्य वस्तुओं को ढूंढने निकल पड़ूंगा। आर्यन ने अपनी सप्तर्षि तलवार म्यान में रखी और एक आलीशान हवेली के सामने पहुंचा। दरवाजे पर सफेद रिबन और फूलों की सजावट देखकर वह रुक गया। क्या सिंघानिया परिवार में किसी की मौत हुई है? गुरुजी ने कहा था कि दोपहर से पहले पहुंच जाना। क्या उन्हें डर था कि मैं दावत मिस कर दूंगा? गुरुजी की बातें याद करके आर्यन के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वह देर नहीं करना चाहता था, लेकिन तलवार पर उड़ने का यह उसका पहला अनुभव था और ट्रैफिक मतलब हवा का बहाव संभालने में उसे थोड़ा वक्त लग गया। मिस्टर, शोक सभा आगे वाले हॉल में है। दरवाजे पर खड़े नौकर ने आर्यन को धूल से भरा और थका हुआ देखकर सोचा कि वह कोई दूर का रिश्तेदार है जो श्रद्धांजलि देने आया है। मैं किसी शोक सभा में नहीं जा रहा। आर्यन को अचानक कुछ एहसास हुआ। अरे, कहीं उसकी मंगेतर तो नहीं टपक गई? मैं सानिया सिंघानिया को ढूंढ रहा हूँ। वो जिंदा तो है ना? छोटी मालकिन को ढूंढ रहे हैं। वो अंदर ही हैं। नौकर ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण कपड़े, धूल भरा चेहरा। तुम कौन हो? शुक्र है वो ठीक है। मैं उसका मंगेतर हूँ। आर्यन ने राहत की सांस ली, जेब से एक पुराना मुरझाया हुआ कागज विवाह अनुबंध निकाला और नौकर को थमा दिया। 1 मिनट रुकिए, मैं छोटी मालकिन को खबर करता हूँ। नौकर को शक तो हुआ, लेकिन रिस्क न लेते हुए वह जल्दी से अंदर गया। मैं तो पूछना ही भूल गया कि मरा कौन है। खैर, जो भी हो, बस सानिया नहीं होनी चाहिए। आर्यन अभी सोच ही रहा था कि नौकर एक युवती के साथ बाहर आया। उसे देखते ही आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। नाजुक चेहरा, दूध जैसी गोरी त्वचा और सबसे खास उसका सुडौल शरीर, पतली कमर और तीखे नैन नक्श। गुरुजी ने झूठ नहीं बोला था, वह सचमुच किसी अप्सरा से कम नहीं थी। बस अब ये सगाई नहीं टूटेगी, शादी तो इसी से होगी। तुम कह रहे हो कि तुम मेरे मंगेतर हो? लड़की ने बेहद ठंडी और रूखी आवाज में पूछा। जी, मेरा नाम आर्यन है। लड़की का चेहरा उदास और थका हुआ लग रहा था। आर्यन के दिल में एक कसक उठी। उसका मन किया कि उसे गले लगा ले और सारी दुनिया की खुशियां उसे दे दे। चटाक, आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उस लड़की ने वह पुराना कागज उसके मुंह पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी के लिए ऐसा भद्दा मजाक और जाली दस्तावेज बनाने की? गुस्से से उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। क्या मैंने मजाक किया? आर्यन पहले तो सन रह गया, फिर उसे भी गुस्सा आ गया। इस लड़की ने उसके मुंह पर कागज फेंकने की हिम्मत कैसे की? पहली नज़र में वह पिघल गया था। नहीं, वह तो शरीफ बन रहा था, सोच रहा था कि सानिया का दिल रखेगा। लेकिन अब तो सगाई तोड़नी ही होगी। चाहे वह कितनी भी सुंदर हो, चाहे उसकी अदाएं कितनी भी कातिलाना हो, अब यह रिश्ता नहीं चलेगा। शंकर काका, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, लड़की ने मुड़ते हुए आदेश दिया। ओह हेलो, तुम यहीं रुको। आर्यन ने जमीन से वह कागज उठाया और उसे खोला। तुम कहती हो कि यह जाली है? ये रिश्ता तुम्हारे दादा सोहन लाल और मेरे गुरुजी ने तय किया था। इस पर सोहन लाल के दस्तखत हैं। जाओ, अपने दादा को बुलाओ, उनसे पूछ लो। आर्यन की बात सुनते ही लड़की बिजली की तरह पलटी और एक जोरदार थप्पड़ आर्यन के गाल पर जड़ दिया। तड़ाक, आर्यन का पारा चढ़ गया। उसने झट से लड़की की कलाई पकड़ ली। क्या तुम पागल हो गई हो? छोड़ो मुझे। तुमने न सिर्फ शादी का जाली सर्टिफिकेट बनाया, बल्कि मेरे मरे हुए दादाजी का अपमान करने की भी हिम्मत की। लड़की की आवाज़ अब भी ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। ए लड़के, छोटी मालकिन का हाथ छोड़ दे। नौकर शंकर काका भी चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। मर गए? क्या सोहन लाल जी अब नहीं रहे? मुझे तो पता ही नहीं था। आर्यन हक्का बक्का रह गया। जैसे ही वह उस लड़की की कलाई छोड़ने वाला था, उसका ध्यान अचानक उसके शरीर पर गया। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और उसे गौर से देखा। बकवास बंद करो, लड़की गुस्से से चिल्लाई। उसे इस लड़के से घिन आ रही थी। अगर उसे पता नहीं था कि दादाजी गुजर चुके हैं, तो वह आज ही के दिन ये ड्रामा करने क्यों आया? उसने न सिर्फ झूठ बोला, बल्कि सबूत के लिए एक मरे हुए इंसान को गवाह बनाने की बात कही। ये बर्दाश्त के बाहर था। हिलना मत। आर्यन ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हड़बड़ी में उसका दाहिना हाथ सीधे उसके सीने छाती पर जा लगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आर्यन को महसूस हुआ कि उसका हाथ किसी बेहद कोमल चीज पर है। अनजाने में ही सही, लेकिन उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, वाह क्या चीज है यह, क्या बदतमीजी है। सानिया का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने खुद को छुड़ाने के लिए जोरदार झटका दिया। ए लड़के, तेरी तो। ओए, सब इधर आओ, इसका हाथ तोड़ दो। शंकर काका ने आर्यन की हरकत देख ली थी और गुस्से से पागल हो रहे थे। उन्होंने सुरक्षा गार्डों को आवाज लगाई। सानिया, तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। आर्यन ने देखा कि 10-12 हटे कटे गार्ड उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। उसने सानिया को छोड़ दिया और गंभीर आवाज में कहा, इसे जान से मार दो। सानिया को आर्यन की बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारे पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुम्हारे शरीर के अंदर हम। आर्यन बोल ही रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसकी नज़र सीधे उस हॉल की तरफ गई जहां शोक सभा चल रही थी। अरे वाह, दिलचस्प, मैं भी तो देखूं कि मेरी मंगेतर के साथ कौन सोना चाहता है। अगले ही पल आर्यन की परछाई धुंधली हो गई और वह किसी भूत की तरह तेजी से शोक सभा वाले हॉल की ओर बढ़ गया। पहली श्रद्धांजलि, दूसरी श्रद्धांजलि। शोक सभा में पंडित जी अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करवा रहे थे। तभी आर्यन आंधी की तरह बाहर से दौड़ता हुआ आया। उसने सीधे क्रिस्टल के ताबूत में पड़े बूढ़े सोहन लाल को पकड़ लिया, उनकी कलाई थामी और अपनी अंदरूनी ताकत उनके शरीर में भेजने लगा।
ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर कोई सन रह गया। आखिर ये लड़का कर क्या रहा था? अरे ये तो अभी भी तुम्हारे शरीर में है। आर्यन बड़बड़ाया। उसने जेब से वही 1000 साल पुरानी संजीवनी गोली निकाली और सोहनलाल के मुंह में ठूंस दी। मौत को 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन थोड़ी जान अभी भी बाकी है। पहले इनकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हे भगवान, तुम ये क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। रुको, अगर तुमने यहाँ बदतमीजी करने की हिम्मत की तो मैं इस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और यह पक्का करूंगा कि तुम मुंबई में किसी को मुंह दिखाने लायक न रहो। आर्यन की दहाड़ सुनकर सिंघानिया परिवार एकदम चुप हो गया। तुम हो कौन और यह सब क्या तमाशा है? सिंघानिया परिवार का सबसे बड़ा बेटा रमेश गुस्से से चिल्लाया। अगर मैं कहूं कि मैं सोहनलाल जी को जिंदा कर सकता हूं तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? बोलते बोलते आर्यन ने सोहनलाल के सिर में कई चांदी की सुइयां तेजी से उतार दीं। क्या सबको ये बात पागलपन लगी? सोहनलाल को मरे हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे, भला मुर्दा भी कभी जिंदा हो सकता है? मेरे दादाजी को छोड़ दो। सानिया की आंखें गुस्से और दुख से लाल हो गईं। अगर उसे डर न होता कि आर्यन उसके दादाजी के शरीर को नुकसान पहुंचाएगा तो वह अब तक उस पर टूट पड़ती। सानिया, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैंने शादी का जाली सर्टिफिकेट बनाया है? मैं अभी सोहनलाल जी को उठाता हूं, वो खुद तुम्हें बताएंगे कि यह सर्टिफिकेट असली है या नकली। आर्यन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दवा को शरीर में घोला, जिससे चांदी की सुइयां अपने आप कांपने लगीं। शादी का सर्टिफिकेट, धोखे से शादी। सानिया, आखिर माजरा क्या है? सारे रिश्तेदार और मेहमान सानिया की तरफ देखने लगे। यह आदमी मेरे घर आया था और एक सर्टिफिकेट दिखाकर कहने लगा कि हमारी सगाई हो चुकी है। मुझे यकीन नहीं हुआ। इसने कहा कि उस पर दादाजी के दस्तखत हैं और फिर यह जबरदस्ती अंदर घुस आया। सानिया ने जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। सानिया की बात सुनते ही वहां कानाफूसी शुरू हो गई। मुंबई की सबसे खूबसूरत लड़की की सगाई की खबर ही अपने आप में किसी बम धमाके से कम नहीं थी। और ऊपर से यह आदमी कह रहा है कि वह मरे हुए सोहनलाल को जिंदा करके साबित करेगा कि सगाई असली है। क्या ये पागल खाने से भागा है? कोई समझदार इंसान ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। आसपास की बातें सुनकर रमेश का चेहरा और भी गंभीर हो गया। अगर आज यह मामला नहीं निपटा तो पूरे शहर में सिंघानिया परिवार की बदनामी होगी, लोग हंसेंगे सो अलग। बकवास बंद करो, गार्ड्स पकड़ो इसे, रमेश चिल्लाया। जी मालिक। सिक्योरिटी इंचार्ज अपने आदमियों को लेकर आगे बढ़ा। रुको, दादाजी अभी भी इसके कब्जे में हैं, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। सानिया ने बीच में आकर गार्ड्स को रोक दिया। सानिया, रास्ते से हटो। क्या हम इतना बड़ा खानदान इस सड़क छाप के आगे झुक जाएंगे? ठीक है, लेकिन याद रखना ये सब शुरू करने वाली तुम ही हो। अगर दादाजी की लाश को कुछ हुआ तो सारी गलती तुम्हारी होगी। मुझे तो पक्का शक है कि यह तुम्हारा ही कोई पुराना आशिक है। तुमने इसे ठुकरा दिया होगा और अब ये पागल होकर यहाँ तमाशा कर रहा है। बिल्कुल, कौन जाने तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। ये किसी और से सगाई का दावा क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारे पास ही क्यों आया? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिंघानिया परिवार की युवा पीढ़ी यानी सानिया के चचेरे भाई बहन चिल्लाने लगे। वे सानिया को पहले से ही नापसंद करते थे। वजह साफ थी, वह बहुत खूबसूरत थी और दादाजी की लाडली थी। पहले जब तक दादाजी जिंदा थे किसी की चू करने की हिम्मत नहीं होती थी। अब जब वो नहीं रहे और ये तमाशा हो गया तो सानिया को नीचा दिखाने का यह मौका वो हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वे सारी गलती सानिया पर डालना चाहते थे ताकि कोई उसकी तरफदारी न करे। अकेली पड़ गई सानिया वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तुम सब किस बात पर चीख रहे हो? अपना मुंह बंद रखो। आर्यन ने पहले सानिया को देखा जो बेचारी सी खड़ी थी, फिर उसने सिंघानिया परिवार को घूरा और गाली देते हुए बोला, ओए कमीने, तूने किसे मानसिक रूप से बीमार कहा? बीमार तो तेरा दिमाग है। और तूने क्यों नहीं कहा कि मेरी सगाई तुझसे हुई है? घर में आईना नहीं है क्या? अपनी शक्ल देखी है? आर्यन की तीखी बेइज्जती सुनकर उन अमीरजादों का खून खौल गया। यह आदमी बहुत घमंडी था। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और आर्यन को मारने के लिए आगे बढ़े। इतने सारे लोग, क्या वे अकेले आर्यन को नहीं संभाल सकते? अगर हाथापाई में सोहनलाल की लाश का अपमान भी हुआ तो इल्जाम सानिया पर आएगा, उन पर नहीं। आर्यन ने बस अपना हाथ हवा में लहराया और कुछ ठंडी रोशनी सी चमकी। धड़ाम, सबसे आगे चल रहे 3 लोग चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। पीछे वाले ये देखकर डर के मारे उल्टे पैर पीछे हट गए। ये कौन सा जादू था? उन्हें क्या हुआ? सानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। बस एक छोटा सा झटका, मेरी बेइज्जती करने की सजा। आर्यन ने ऐसे कहा जैसे कोई बड़ी बात ना हो। सानिया, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे दादाजी जिंदा हो जाएं? बिल्कुल चाहती हूँ। तो एक बार मुझ पर भरोसा करो, कैसा रहेगा? अपने दादाजी को भी एक मौका दो। आर्यन ने सानिया का हाथ उठाया और उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे सिर्फ 5 मिनट दो। अगर मैं उन्हें वापस नहीं ला पाया तो यह शादी का सर्टिफिकेट रद्दी का टुकड़ा समझ लेना। मैं चुपचाप चला जाऊंगा और तुम अपना शोक मनाना जारी रख सकती हो। सानिया ने अपने मरे हुए दादाजी को देखा, फिर आर्यन के आत्मविश्वास को। न जाने क्यों उसने अनजाने में ही सिर हिला दिया। ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ। अगर तुम मेरे दादाजी को वापस जिंदा कर पाए तो चाहे वह सर्टिफिकेट असली हो या नकली, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। क्या सानिया, तुम पागल हो गई हो? तुम सच में इस पागल की बातों में आ गई? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वहां फिर से हंगामा मच गया।
किसी को उम्मीद नहीं थी कि सानिया मान जाएगी और यह शर्त रखेगी कि अगर दादाजी जिंदा हुए तो वह इससे शादी कर लेगी। मुझसे शादी, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम गिड़गिड़ाती नहीं तो मैं खुद ये सगाई तोड़ने वाला था। आर्यन मन ही मन हंसा। मिलते ही मुझ पर कागज फेंक कर मारा था। क्या उसे लगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता? मेरे पास 9 सगाई के सर्टिफिकेट हैं, बीवियों की कोई कमी नहीं है। रही बात सोहन लाल को बचाने की, गुरुजी ने कहा था दोपहर से पहले पहुंचना। शायद वो दावत के लिए नहीं बल्कि सोहन लाल की जान बचाने के लिए था। मैं ट्रैफिक में फंस गया और यह टपक गए। अगर मैंने सोहन लाल को जिंदा नहीं किया तो गुरुजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसके अलावा वह ये भी देखना चाहता था कि आखिर वो कौन बेरहम है जिसने बूढ़े को मारा और फिर भी सानिया पर बुरी नज़र रखता है। सगाई तोड़ने से पहले अगर सानिया किसी मुसीबत में फंस गई तो यह उसके साथ धोखा होगा। वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था और न ही चुपचाप तमाशा देख सकता था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारे दादाजी की हत्या की गई थी। दिमाग में चल रही उधेड़बुन के बीच आर्यन ने अचानक ये बम फोड़ा। क्या हत्या? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जो लोग सिर्फ अफसोस जताने आए थे वे अब मजे ले रहे थे। एक अमीर खानदान के अंदर की कलह या जायदाद का झगड़ा? सिंघानिया परिवार के सदस्यों के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रमेश गुस्से से तिलमिला उठा। मेरे पिताजी बीमारी से मरे हैं। मैंने कहा कि उनका खून हुआ है और तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? आर्यन ने रमेश को एक शरारती नज़र से देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? बकवास, मेरा ज़मीर एकदम साफ है। रमेश के चेहरे के भाव फिर बदल गए। गार्ड्स, धक्के मारकर निकालो इसे। क्या हुआ? डर लग रहा है कि पिताजी उठ खड़े होंगे या सच सामने आ जाएगा? आर्यन ने ताना मारा। इस वक्त जो कोई भी मुझे उन्हें बचाने से रोकेगा समझो वही कातिल है। तुम? रमेश ने गुस्से में दांत पीस लिए। ठीक है, मैं देखता हूं तुम क्या करते हो। अगर मेरे पिताजी 5 मिनट में जिंदा नहीं हुए तो मैं तुम्हें यहीं जिंदा दफना दूंगा। हे, मुझे बस डर इस बात का है कि सोहन लाल जाग जाएंगे और वो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें दफनाना चाहेंगे। ये कहने के बाद आर्यन ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और इलाज शुरू कर दिया। भैया, तुम इसकी बात में कैसे आ गए? पिताजी को मरे हुए घंटों हो गए हैं, ये सब नाटक है। रमेश के छोटे भाई सुरेश ने धीरे से कहा। इतने सारे लोगों के सामने अगर मैं उसे रोकने की कोशिश करता तो क्या लोग यह नहीं कहते कि मैंने ही पिताजी को मारा है? रमेश झुंझलाहट में बोला। अरे, अब जब इसने यह बात छेड़ी है तो मुझे भी लगता है कि पिताजी की मौत कुछ अजीब तरीके से हुई है। अचानक तीसरे भाई मुकेश ने बगल से आग में घी डालने का काम किया। मुकेश, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें भी शक है कि मैंने पिताजी को मारा है? रमेश और भी ज्यादा भड़क गया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुकेश ने कंधे उचकाए। वह सोच रहा था कि कैसे इस मौके का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा किया जाए। अभी तीनों भाई अपने अपने राज और साजिशों में उलझे ही थे कि तभी सोहन लाल, जो काफी देर पहले मर चुके थे, ने मुंह से काला खून उल्टी की तरह उगला और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। बचाओ! भूत भूत, ये तो जिंदा हो गए। भागो सब लोग। जैसे ही सोहन लाल ने अपनी आंखें खोली वहां भगदड़ मच गई। सिंघानिया परिवार के लोग भी डर के मारे पीछे हट गए। आखिर एक मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि यह कोई पिशाच बन गया है। सानिया, जो अभी एक पल पहले तक अपने दादाजी के जिंदा होने की उम्मीद कर रही थी, वह भी हक्की बक्की रह गई। बाकी लोगों की हालत तो और भी खराब थी। अरे, यह कोई भूत प्रेत नहीं है, ये सचमुच जिंदा हो गए हैं। आर्यन की आवाज़ बिजली की कड़क की तरह सबके कानों में गूंजी। घबराए हुए लोग रुक गए और डरते डरते सोहन लाल को घूरने लगे। भूत नहीं है, क्या ये वाकई जिंदा हो गए? क्रिस्टल के ताबूत में बैठे सोहन लाल खुद भी पूरी तरह उलझन में थे। क्या वो मर नहीं गए थे? फिर वो इन सब को कैसे देख पा रहे हैं? क्या वो जिंदा हैं या फिर यह सारे लोग भी मरकर उनके साथ ऊपर आ गए हैं? मैंने आपको बचाया है। मैं हिमालय से गुरुजी के पास से आया हूँ। आर्यन ने अपने हाथ में पकड़े उस पुराने विवाह अनुबंध को हवा में लहराते हुए कहा। अभी तो बहुत कुछ साबित करना बाकी है। तुम आर्यन हो, उन महान गुरुजी के शिष्य। आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सोहन लाल उत्साह से चिल्ला पड़े। उन्हें यकीन हो गया कि वो सचमुच फिर से जिंदा हो गए हैं और इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी, वो महान गुरुजी जो यमराज के जबड़े से भी प्राण खींच लाने की ताकत रखते थे। जी हाँ, मैं गुरुजी के आदेश पर ही पहाड़ से नीचे आया हूँ। आर्यन ने सिर हिलाया। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया छोटे गुरुजी। सोहन लाल का उत्साह 7वें आसमान पर था। उन्होंने क्रिस्टल के ताबूत के अंदर ही करवट ली और आर्यन के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों को आखिरकार यकीन हो गया कि सोहन लाल कोई भूत बनकर नहीं लौटे बल्कि सचमुच जिंदा हो गए हैं। लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, सोहन लाल की हरकत ने उन्हें फिर से चौंका दिया। मुंबई का शेर, सिंघानिया परिवार का मुखिया, जिसके एक इशारे पर पूरा शहर हिल जाता था, वह एक कल के छोकरे के सामने घुटने टेक रहा था। अब आर्यन की तरफ देखने का उनका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। कुछ मिनट पहले तक वे उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन अब सोहन लाल जिंदा थे और आर्यन सचमुच मुर्दों में जान डाल सकता था। यह कोई डॉक्टरी चमत्कार नहीं बल्कि कोई ईश्वरीय शक्ति लग रही थी। वहां मौजूद कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता अब इस जादुई नौजवान से दोस्ती करने का मन बनाने लगे। पिताजी, दादाजी, सिंघानिया परिवार के लोग जल्दी से आगे लपके ताकि सोहन लाल को ताबूत से बाहर निकाल सकें। रुक जाओ, जल्दी से तुम सब घुटने टेको और इन छोटे गुरुजी को प्रणाम करो।
सोहन लाल ने अपने परिवार पर दहाड़ लगाए। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आर्यन ने सोहन लाल को रोका और वह विवाह अनुबंध उनके सामने कर दिया। मैंने आपको इसी वजह से बचाया है। शादी का कागज़। अरे हाँ बिल्कुल, सानिया बेटी इधर आओ। सोहन लाल ने कागज़ देखा और खुशी से कांपने लगे। मौत के डर में वह भूल ही गए थे कि आर्यन की सगाई उनकी पोती से तय थी। दादाजी आप। सानिया आगे बढ़ी। अपने दादाजी को सही सलामत देखकर उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। शुभ काम में देरी कैसी, तुम दोनों आज और अभी शादी कर लो। सोहन लाल ने अपनी पोती का हाथ पकड़ा और आर्यन की तरफ बढ़ा दिया। हैं, सानिया सन रह गई। शादी? तो क्या वह शादी का कागज़ असली था? हालांकि उसने गुस्से में कह दिया था कि अगर आर्यन दादाजी को बचा लेगा तो वह शादी कर लेगी, लेकिन वह तो बस एक जज्बाती बात थी। लेकिन आज ही शादी, क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है? रमेश, तुम वहाँ मूर्तियों की तरह क्यों खड़े हो? जल्दी करो, ये सारे सफ़ेद फूलों की मालाएं और शोक के बैनर हटाओ। इनकी जगह लाल फूल और सजावट लगाओ। इसी हॉल को शादी के मंडप में बदलो। सोहन लाल को लगा कि यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। ऐसे चमत्कारी दामाद को वह खो नहीं सकते थे। जल्दी से शादी हो जाए, फिर घर में एक नन्हा वारिस आ जाए जो आधा सिंघानिया होगा और आधा उस महान गुरु का वंशज। सिर्फ रमेश ही नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद हर शख्स का मुंह खुला का खुला रह गया। एक अंतिम संस्कार को शादी में बदला जा रहा है। क्या मौत से वापस आने के बाद बुजुर्ग का दिमाग हिल गया है? सिर्फ कुछ समझदार लोग ही इशारा समझ पाए, ये लड़का उनकी सोच से भी ज़्यादा खास है, वरना सोहन लाल जैसा घाघ आदमी अपनी लाडली पोती को ऐसे नहीं सौंपता। दादाजी, सानिया घबरा गई। वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरी प्यारी बिटिया, चिंता मत करो। हालांकि यह थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन दादाजी तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेंगे। रमेश, जाओ और सानिया के लिए दहेज में 200 करोड़ रुपये नकद तैयार करो। सोहन लाल अभी भी ताबूत में बैठे बैठे ही ऑर्डर दे रहे थे। और हाँ, वो 800 करोड़ वाला समंदर किनारे वाला बंगला अभी बिका तो नहीं है न? उसे भी खरीद लो, वह भी मेरी पोती का ही होगा। 200 करोड़ नकद, 800 करोड़ का बंगला। पूरा हॉल सन रह गया। ये तो हद हो गई। जिन रिश्तेदारों ने अभी कुछ देर पहले सानिया को ताने मारे थे, अब उनकी छाती पर सांप लौटने लगे। जलन के मारे उनका बुरा हाल था। एक झटके में 1000 करोड़ रुपये सानिया के नाम। बुढ़ा बहुत पक्षपाती है। लेकिन सानिया खुश नहीं थी। वह किसी सौदे की तरह शादी नहीं करना चाहती थी। पर सिंघानिया परिवार में सोहन लाल का शब्द ही कानून था। कोई उसे नहीं काट सकता था, वह खुद भी नहीं। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि आर्यन उसे एक अजीब सी चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ देख रहा है। उसका खून खौल गया। क्या यह आदमी उसका तमाशा देख रहा है? क्यों, अब तो यकीन हो गया न कि शादी का कागज़ असली है। अब तो नहीं लग रहा कि मैंने धोखा दिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए मजे लिए। प्लीज़, मैं तुमसे विनती करती हूँ, दादाजी को रोको। सानिया उससे खरी खोटी सुनाना चाहती थी, लेकिन इस आदमी का चेहरा ऐसा था कि मन कर रहा था एक मुक्का मार दे। जल्दी फैसला करो, वरना तुम्हारे दादाजी यहीं सुहागरात का इंतजाम भी कर देंगे। आर्यन ने शरारत से कहा। तुम बेशरम, सानिया ने दांत पीसते हुए कहा। आर्यन को बड़ा मजा आ रहा था। मन ही मन सोचा, क्यों छोटी बच्ची, लगा न कि मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता। अरे छोटे गुरुजी, क्यों न सुहागरात का इंतजाम हम अपने पुराने वाले बंगले में ही कर दें। वहाँ प्राइवेसी अच्छी रहेगी। सोहन लाल ने मुड़कर बत्ती सी दिखाते हुए सुझाव दिया। सानिया शर्म से पानी पानी हो गई। क्या ये लोग सचमुच सुहागरात पर चर्चा कर रहे हैं? रुको मिस्टर सोहन लाल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ शादी करने नहीं, उद्धरण चिन्ह ... मैं यहाँ सगाई तोड़ने आया हूँ। आर्यन ने शांति से बम फोड़ा। अब उसके तेवर दिखाने का समय आ गया था। क्या सगाई तोड़ने? सोहन लाल की बोलती बंद हो गई। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें आर्यन पर गड़ गईं। क्या ये पागल हो गया है? अरबों रुपये की दौलत को लात मार रहा है। और सानिया को देखो, वह मुंबई की सबसे खूबसूरत लड़की है। हजारों लड़के उसके लिए जान देने को तैयार हैं। यहाँ हॉल में ही दर्जनों ऐसे थे जो सानिया से शादी करने के लिए अपना सब कुछ लुटा देते। पहले जब आर्यन ने सगाई तोड़ने की बात कही थी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि यह झूठ बोल रहा है। लेकिन अब जब सोहन लाल खुद अपनी पोती और खजाना उसकी झोली में डाल रहे हैं, तब यह मना कर रहा है। कौन सा मर्द ऐसे ऑफर को ठुकरा सकता है? वहाँ मौजूद कोई भी आदमी ऐसा नहीं करता। बगल में खड़ी सानिया का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। क्या यह उसकी बेइज्जती नहीं है? क्या वह इसके लायक नहीं है? वह खुद शादी से मना कर सकती थी, लेकिन आर्यन का सबके सामने उसे रिजेक्ट करना, यह उसे बर्दाश्त नहीं था। अगर यह बात बाहर गई तो वह लोगों को क्या मुंह दिखाएगी? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? सानिया ने आर्यन को घूरा। बिल्कुल नहीं। आर्यन अपनी बात पर अड़ा रहा। ठीक है, अगर तुम नहीं करना चाहते तो अब मैं तुमसे शादी करने की जिद करती हूँ। अब क्या करोगे? सानिया का अहंकार जाग गया था। तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। आर्यन ने लापरवाही से सिर हिलाया। अरे मैडम, तुम्हारी इज्जत की कोई कीमत नहीं है क्या? अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे धोखेबाज कहा था, और मेरी भी तो कोई इज्जत है यार। सानिया ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह आदमी हद पार कर रहा है। वहां खड़े लोग और भी उलझन में पड़ गए। बात यहां तक कैसे पहुंच गई कि लड़का शादी से मना कर रहा है और लड़की जबरदस्ती शादी करने पर अड़ी है। अच्छा छोटे गुरुजी, शांत हो जाए। ये रिश्ता तो मेरे और आपके गुरुजी के बीच तय हुआ था। सोहन लाल ने जल्दी से मामला संभालने की कोशिश की। मेरी पोती बहुत होनहार है।
वो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बिजनेस में भी बहुत तेज है। हम होनहार तो है। इतनी कि गुस्से में उसकी शर्ट के बटन टूटने वाले हैं। आर्यन ने मन ही मन सोचा। उसने सानिया की तरफ देखा जो गुस्से से हौंफ रही थी और उसका हुलिया थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया था। आर्यन का दिल थोड़ा पिघल गया। खैर, एक बच्ची से बहस करके क्या मिलेगा। मिस्टर सोहनलाल, सानिया और मेरे रिश्ते की बात बाद में करते हैं। आर्यन की आंखों में अब गंभीरता आ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पहले उस कातिल को ढूंढते हैं जिसने आपको मारा था। सोहनलाल का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी हत्या हुई थी। ओह, मैं ये कैसे भूल गया। क्या ये वाकई सिंघानिया परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है। जायदाद के लिए। बूढ़े सोहनलाल की मौत के बाद जिससे सबसे ज्यादा फायदा होता वही सबसे ज्यादा शक के घेरे में है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद लोग अचानक चौंक गए और कानाफूसी शुरू हो गई। यह मामला टूटी हुई सगाई से कहीं ज्यादा गंभीर था। लोगों की बातें सुनकर सोहनलाल के चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसने अपने परिवार के सदस्यों की ओर देखा। दादाजी की तीखी नजर पड़ते ही परिवार वालों के दिल कांप उठे। रमेश, बड़ा बेटा, सबसे ज्यादा घबरा गया। अगर पिताजी की मौत के बाद कुछ गड़बड़ नहीं होती तो वही परिवार का अगला मुखिया बनता। साफ था कि सबसे ज्यादा फायदा उसी को होता, इसलिए शक की सुई भी उसी पर घूम रही थी। दोस्तों, सोहनलाल ने गहरी सांस ली और श्रद्धांजलि देने आए मेहमानों की ओर देखा। मेरी अंतिम यात्रा पर मुझे विदा करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मुझे कुछ जरूरी पारिवारिक मसले निपटाने हैं, इसलिए मैं आप सबका और ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। मैं अपनी पोती की शादी के दिन आप सभी को दोबारा दावत पर बुलाऊंगा। सोहनलाल की बातें सुनकर लोग थोड़े निराश हुए। उन्हें आगे का ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वे समझ सकते थे आखिरकार घर के झगड़े चारदीवारी के भीतर ही रहने चाहिए। रुको मिस्टर सोहनलाल, जरूरी नहीं कि कातिल आपके परिवार का ही हो। आर्यन आगे बढ़ा। जब तक असली कातिल नहीं मिल जाता कोई भी हॉल से बाहर नहीं जाएगा। क्या कोई तो दरवाज़ा बंद करो। ये सुनते ही सोहनलाल की आंखों में खून उतर आया। वह घर की इज्जत बचाने के लिए डर रहा था और चाहता था कि मेहमान चले जाएं तब वो अपने दुश्मनों से निपटे। लेकिन अगर कातिल कोई बाहरी है तो फिर डरने की कोई बात नहीं। जिसने भी उसे मारने की हिम्मत की उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, आर्यन ने एक चांदी की सुई निकाली और सोहनलाल के उगले गए काले खून में से एक कीड़ा उठा लिया। यह एक काले भरिंग बीटल जैसा दिख रहा था, लेकिन देखने में बहुत डरावना और अजीब था। मिस्टर सोहनलाल, यही वो जहरीला कीड़ा है जिसने आपको मारा था। आर्यन ने सबको दिखाया। जहरीला कीड़ा, क्या ये कोई कहानी है। इतना छोटा सा कीड़ा किसी को मार सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी ने उस कीड़े को देखा और चौंककर चिल्ला उठे। पहले तो उन्होंने सोचा था कि सोहनलाल को जहर दिया गया है या हार्ट अटैक आया था। अब लग रहा था कि मामला कुछ और ही था। ऐसे कीड़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं और सिंघानिया परिवार में किसी को भी इनके बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा कि कातिल जरूरी नहीं कि घर का ही हो। आर्यन ने समझाया। आर्यन की बातें सुनकर रमेश और बाकी परिवार वालों ने राहत की सांस ली। शुक्र है शक दूर हुआ। खासकर रमेश, जो खुशी के मारे आर्यन को गले लगाना चाहता था। हाँ, पर यह भी हो सकता है कि घर के ही किसी भेदी ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर यह साजिश रची हो या आपको मारने के लिए किसी पेशेवर कातिल को सुपारी दी हो। आर्यन ने अपनी बात पूरी की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। परिवार वाले, जिन्होंने अभी अभी राहत की सांस ली थी, मन ही मन आर्यन को कोसने लगे। हम कातिल को कैसे ढूंढेंगे? सोहनलाल ने भारी आवाज में पूछा। क्योंकि इन कीड़ों को पालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए तुम्हारे मरने के बाद कातिल अपना कीड़ा वापस लेने जरूर आएगा, आर्यन ने कहा और अपनी चांदी की सुई को हल्का सा झटका दिया। वह कीड़ा हवा में उड़ गया। कातिल के शरीर पर इस कीड़े की एक खास महक होगी। ये कीड़ा जिसके पास जाकर बैठेगा वही कातिल है। सब लोग हवा में उड़ते उस कीड़े को घूर रहे थे, कुछ तो डर के मारे कांप रहे थे। क्या ये तरीका सही है? अगर यह गलती से उन पर आकर बैठ गया तो क्या होगा? वे अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? भिन भिन। कीड़े ने एक बार हवा में चक्कर लगाया, फिर सीधे भीड़ की ओर उड़ गया। चीखें गूंज उठीं और कई लोग डर के मारे पीछे हट गए। वे न केवल इल्जाम लगने से डर रहे थे, बल्कि उस जहरीले कीड़े के काटने से भी डर रहे थे। जल्द ही वह कीड़ा एक अधेड़ उम्र के आदमी के कंधे पर जा बैठा। यही कातिल है। आसपास के लोग सन रह गए और अनजाने में उससे दूर हो गए। अपनी पोल खुलते देख उस आदमी ने आर्यन को नफरत से घूरा और वहां से भागने लगा। उसने सोचा कि पहले यहां से निकल लूं, फिर बाद में इस लड़के को देख लूंगा जिसने सारा खेल बिगाड़ दिया। भागने की कोशिश। आर्यन हंसा और उसके पीछे दौड़ा। उसने इस आदमी को पहले ही नोटिस कर लिया था। कीड़े वाला नाटक तो बस पक्का सबूत देने के लिए था। इसे रोको, सोहनलाल चिल्लाया। वे कातिल को हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा वह कुत्ते की मौत मरेगा। उस आदमी ने जेब से एक बड़ा कनखजूरा सेंटीपीड निकाला और दहाड़ा। मैं इस कनखजूरे से तुम्हें डसवा कर मार डालूंगा। जो लोग उसे रोकना चाहते थे वे अब डर गए और तितर बितर हो गए। तेरी तो। उस आदमी ने आर्यन को अपने पीछे आते देखा और वह बड़ा कनखजूरा जोर से उसकी तरफ फेंक दिया। आर्यन ने हवा में उड़ते हुए कनखजूरे को देखा और एक जोरदार मुक्का मारा। धम्म। वह बड़ा कनखजूरा जमीन पर गिरा और वहीं ढेर हो गया। ये कैसे हो सकता है? वह आदमी चिल्लाया। वह विशाल कनखजूरा बेहद जहरीला था, उसे छूना ही मौत को दावत देना था। ये लड़का कैसे बच गया? इससे पहले कि वह और जहरीले कीड़े छोड़ पाता, आर्यन ने उछलकर उसे लात मारी। धड़ाम। वह आदमी दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा।
अब भाग कर दिखा। आर्यन ने उस आदमी की छाती पर पैर रखते हुए ताना मारा। बचाओ बॉस, वह आदमी मदद के लिए चिल्लाया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही भीड़ में से एक सूट पहना आदमी उछलकर सीधा सोहनलाल पर झपटा। दादाजी सावधान! सोहनलाल के बगल में खड़ी सानिया तुरंत उनके सामने ढाल बनकर आ गई। ये देखकर सूट पहने आदमी ने मौका बदला और सानिया की गर्दन पर खंजर रख दिया। उसने आर्यन से कहा, उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी मंगेतर का गला काट दूंगा। शुरू में उसका इरादा सोहनलाल को बंधक बनाने का था, लेकिन सानिया को सामने देख उसने प्लान बदल दिया। एक जवान लड़की को बंधक बनाना ज्यादा आसान और असरदार होगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आर्यन का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसे धमकियों से सख्त नफरत थी। हाँ, मैं 3 तक गिनूंगा अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो। कड़क! सूट पहने आदमी की बात पूरी होने से पहले ही आर्यन ने जोर से पैर पटककर जमीन पर पड़े उस आदमी का हाथ तोड़ दिया। वह आदमी चीखा, दर्द से उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी मंगेतर को मार डालूंगा? सूट वाला आदमी दहाड़ा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो वैसे भी सगाई तोड़ने की सोच ही रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई फर्क पड़ता है कि वो जिंदा रहे या मर जाए? आर्यन ने बड़े इत्मीनान से कहा और फिर दोबारा अपना पैर नीचे पटका। कड़क! नीचे पड़े आदमी का दूसरा हाथ भी टूट गया। वह आदमी दर्द से जमीन पर लौटने लगा। उसकी चीखें पूरे हॉल में गूंज रही थीं। भाई साहब, ये तो बहुत बेरहम है। बिना किसी चेतावनी के हाथ तोड़ दिए। ये लड़का तो बहुत खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद लोगों ने पहले रोते हुए आदमी को देखा, फिर आर्यन को, और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बड़े बड़े गुंडे भी ये देखकर सिहर उठे। ये लड़का, इससे दोस्ती करना ही ठीक है, दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। सानिया, जो पहले काफी डरी हुई थी, अब आर्यन को घूर रही थी। इस आदमी ने अभी क्या कहा? उसे परवाह नहीं कि वो जिंदा रहे या मर जाए। हद हो गई बदतमीजी की। अगर ऐसा आदमी घुटनों के बल बैठकर उससे भीख भी मांगे तो भी वो इससे शादी नहीं करेगी। मर जाएगी पर नहीं करेगी। तुमने कहा था कि तुम उसे मार डालोगे, अभी तक मारा क्यों नहीं? इंतजार किसका कर रहे हो? आर्यन ने सूट वाले आदमी को देखा और उसका मजाक उड़ाया। सूट वाला आदमी भी कंफ्यूज हो गया। इतनी खूबसूरत लड़की और इसे जरा भी परवाह नहीं। क्या उसने गलत इंसान को किडनैप कर लिया? क्या उसे किसी और को पकड़ना चाहिए था? जैसे ही सूट वाले आदमी का ध्यान भटक कर सोहनलाल पर गया, आर्यन ने हरकत की। सुई! एक चांदी की सुई बिजली की रफ्तार से निकली और खंजर पकड़े हुए आदमी की कलाई में जा धंसी। सूट वाला आदमी दर्द से चीखा, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और खंजर जमीन पर गिर गया। तेरे की, इसने मुझे धोखा दिया। यह विचार उसके दिमाग में आया ही था कि आर्यन किसी चीते की तरह उस पर झपटा और एक मुक्का मारा। सूट पहने आदमी को अब सानिया को पकड़ने या खंजर उठाने का होश नहीं था। उसने अपनी जान बचाने के लिए हथेली से आर्यन का मुक्का रोका। धमाका! आर्यन हैरान रह गया। यह आदमी सचमुच उसके मुक्के को रोक सकता है। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी किसी आम पहलवान के लिए भी उसका सामना करना नामुमकिन था। सूट पहने आदमी ने आंखें सिकुड़ते हुए आधा कदम पीछे हटकर कहा, तुम तो सच में खिलाड़ी निकले। वह आर्यन की असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। अपने साथी को लेकर यहां से निकलना ही ठीक है। लेकिन अब भागने का रास्ता बंद था, तो उसके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तुम्हारी मौत निश्चित है। अंधेरी ताकत का शुरुआती स्तर। आर्यन ने सूट पहने उस आदमी की ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी एक भान उठाए। उनकी बातचीत सुनकर वहां मौजूद कुछ समझदार लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। मिस्टर खन्ना, क्या यह आदमी आपकी टक्कर का है? एक बड़े बिजनेसमैन ने अपने बॉडीगार्ड से पूछा, जिसे वह सालाना लाखों रुपये देता था। मुझसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, सर। खन्ना ने भारी आवाज में जवाब दिया। मैं अभी अंधेरी ताकत के शुरुआती स्तर पर ही हूं। ये एक प्राचीन मार्शल आर्ट क्या भला है? और यह अंधेरी ताकत का शुरुआती स्तर क्या होता है? जो लोग इन बातों से अनजान थे वे बड़ी जिज्ञासा से पूछने लगे। बहुत ताकतवर? कितना ताकतवर? क्या ये सेना के कमांडो से भी ज्यादा खतरनाक है? अरे भाई, अंधेरी ताकत वाला एक आदमी अकेले 10-12 कमांडो को धूल चटा सकता है। वाह, तब तो आर्यन का काम तमाम है। हाँ, बेचारा बच्चा, चाहे वह कितना भी फुर्तीला हो, उसके पास बचने का कोई चांस नहीं है। चाहे वो खन्ना हो या बाकी दर्शक, किसी को भी आर्यन से जीतने की उम्मीद नहीं थी। चूंकि तुझे मरने की इतनी जल्दी है, तो ले, मैं तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। सूट वाला आदमी चिल्लाया और आर्यन पर टूट पड़ा। उसे पूरा भरोसा था कि उसका यह मुक्का आर्यन की जान ले लेगा। रही बात उन चांदी की सुइयों की, तो वे बस बच्चों के खिलौने थीं। अपनी ताकत से वह किसी भी नौजवान को एक ही वार में ढेर कर सकता था। हाँ, आर्यन ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। उसका दाहिना पैर बिजली की तेजी से हवा में लहराया। कड़क! सूट वाले आदमी की छाती की हड्डी चकनाचूर हो गई। उसके मुंह से खून का फव्वारा निकला और वह जमीन पर गिरकर एकदम शांत हो गया। पूरे हॉल में इतना सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। सब लोग बुत बन गए थे। शुरू होते ही खेल खत्म। ये कैसे हो सकता है? ये वो सीन नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। इतनी सी ताकत के साथ तुम मुझे मारने चले थे? आर्यन ने सिर हिलाया और उस अधेड़ उम्र के कातिल की तरफ बढ़ा। तुम दूर रहो मुझसे। वह आदमी अब बुरी तरह डर चुका था और घबराहट में चिल्लाया। मैंने सानिया के शरीर में भी एक जहरीला कीड़ा डाल रखा है। अगर मैं मर गया तो वो भी नहीं बचेगी। मुझे पता है, आर्यन ने इत्मीनान से कहा। उससे पहले ही महसूस हो गया था कि सानिया के शरीर में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उसने कहा था कि उसका वक्त करीब है।
ये इश्क का कीड़ा लव गोप है ना? तुम्हें कैसे पता चला? उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सानिया का खूबसूरत चेहरा एकदम पीला पड़ गया। क्या उसके शरीर में भी कोई कीड़ा है? तो इसका मतलब आर्यन ने पहले झूठ नहीं बोला था और न ही उसने फायदा उठाने के लिए उसे छुआ था। धत्तेरे की! आर्यन ने जोर से उस आदमी के पैर की हड्डी पर लात मारी। कड़क! तेरी तो अपनी शक्ल देखी है आईने में, तुझे लगा कि तू मेरी मंगेतर के साथ सोएगा? आहे! वह आदमी दर्द से चीखते हुए जमीन पर लौटने लगा। छोटे गुरुजी, यह क्या माजरा है? ये इश्क का कीड़ा क्या होता है? सोहन लाल अपनी पोती के लिए घबरा गए। तुम खुद बताओ इन्हें। आर्यन ने उस आदमी के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए सानिया के कदमों में डाल दिया। बताओ सबको, यह एक ऐसा कीड़ा है, जब ये पूरी तरह बड़ा हो जाता है तो अगर वह किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बनाती तो उसकी मौत पक्की है। डर के मारे उस आदमी ने सच उगल दिया। सानिया सन रह गई। संबंध बनाने का मतलब? उफ, ये कैसा बेशर्म कीड़ा है। वैसे वह किसके साथ संबंध बनाएगी, तुम्हारे साथ या किसी और के साथ? आर्यन ने बहुत ही मासूमियत से एक गंभीर सवाल पूछा। इस तरह के कीड़े कई तरह के होते हैं। कुछ में शिकार को कीड़ा डालने वाले से ही प्यार हो जाता है, जबकि कुछ ज़्यादा खतरनाक होते हैं जिनमें शिकार को अपनी जान बचाने के लिए खुद को किसी को सौंपना पड़ता है। बकवास बंद करो, सानिया ने गुस्से और शर्म से झल्लाते हुए कहा। अरे मुझे तो बस जानकारी चाहिए, यह एक बहुत ज़रूरी सवाल है। आर्यन ने हल्का सा गला साफ किया। वहां मौजूद हर शख्स के कान खड़े हो गए थे। ये सवाल, इसमें तो सबकी दिलचस्पी थी। नहीं, सिर्फ मेरे साथ नहीं। ये कीड़ा नर और मादा के जोड़े में होता है, उसके अंदर मादा है। जब तक नर कीड़ा किसी के शरीर में नहीं है वह किसी भी मर्द के साथ यह कर सकती है। उस आदमी ने जल्दी जल्दी सफाई दी। चलो ये तो अच्छी बात है। सोहन लाल ने राहत की लंबी सांस ली। छोटे गुरुजी, अब सानिया की जिम्मेदारी आपकी। मैं अभी आप दोनों की सुहागरात का इंतजाम करवाता हूँ। दादाजी! सानिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बेटा सानिया, ये सिर्फ सुहागरात की बात नहीं है, ये तुम्हारी जान बचाने का सवाल है। और वैसे भी शादी तो होनी ही है, तो आज नहीं तो कल। सोहन लाल की आंखों में शरारत भरी चमक आ गई। शुभ काम में देरी कैसी, चलो आज ही निपटा देते हैं। सोहन लाल की बातें सुनकर आर्यन की हंसी छूट गई। ये बूढ़ा आदमी वाकई बहुत मजेदार था। तुम क्यों दांत निकाल रहे हो? सानिया अपने दादाजी पर तो चिल्ला नहीं सकती थी, इसलिए सारा गुस्सा आर्यन पर निकाल दिया। मुझे लगता है दादाजी की बात में दम है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम? सानिया ने उसे घूरा। यह आदमी मौका मिलते ही चौका मार रहा था। हाँ, है ना समझदारी की बात? सोहन लाल खिलखिलाकर हंसे। छोटे गुरुजी, सानिया की बातों का बुरा मत मानिएगा, बच्ची है, जल्दी शर्मा जाती है। अब से बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना। फिर सोहन लाल ने जमीन पर पड़े उस कातिल को देखा। उनकी आंखों में अब सिर्फ मौत का तांडव था। लेकिन जब उन्होंने बाकी मेहमानों की तरफ देखा तो फिर से चेहरे पर मुस्कान सजा ली। दोस्तों, कातिल मिल गया है तो आज का ड्रामा यहीं खत्म होता है। अगले कुछ दिनों में आपको शादी का न्योता मिल जाएगा। जी बिल्कुल, इशारा साफ था, अब जाने का वक्त हो गया है। आगे जो भी होगा, चाहे वो कातिल का हिसाब हो या सुहागरात का जश्न, वह घर की बात है। एक प्रभावशाली व्यक्ति आगे बढ़ा। वह आर्यन से जान पहचान बढ़ाना चाहता था। बाकी सब छोड़िए, मुर्दों को जिंदा करने का जादू और उसकी फाइटिंग स्किल ही काफ़ी थी उसे खास बनाने के लिए। उसने अपना कार्ड दिया और आर्यन का नंबर मांगा। आर्यन एक पल के लिए झिझका, फिर उसने वही नंबर दे दिया जो वह 3 साल पहले इस्तेमाल करता था। वह खुद भी वह नंबर लगभग भूल ही चुका था। 3 साल से मैं दुनिया से कटा हुआ था। मुझे नहीं पता कि पाताल लोक के राजा का नाम अभी भी लोगों को याद है या नहीं। आर्यन ने मन ही मन सोचा। थोड़ी दूरी पर खड़ी सानिया आर्यन को बड़े बड़े लोगों के साथ हंसते बोलते देख रही थी। उसकी नज़रों में अब गुस्सा कम और उलझन ज्यादा थी। धीरे धीरे सब मेहमान चले गए। गार्ड्स, इन दोनों को बांध कर तहखाने में डाल दो। सोहन लाल ने कड़क आवाज में आदेश दिया। ये शोक सभा का तंबू हटाओ, पंडित जी को बुलाओ और शादी की तारीख पक्की करो। और जैसा मैंने कहा था, 200 करोड़ नकद और वह बंगला जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए। जी पिताजी, रमेश ने फुर्ती दिखाई। छोटे गुरुजी, अब सानिया के अंदर के कीड़े का इलाज मैं आप पर छोड़ता हूँ। आर्यन के पास आकर सोहन लाल फिर से मुस्कुराने लगे। दादाजी, सानिया की धड़कनें तेज हो गईं। सानिया, दादाजी तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। सोचो, तुम्हारे शरीर में एक जहरीला कीड़ा पल रहा है, ये कितना खतरनाक है। सोहन लाल ने उसे डराया। क्या शारीरिक संबंध के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? सानिया ने उस बंधे हुए आदमी से पूछा। उसे अभी भी उम्मीद थी। नहीं, उस आदमी ने सिर हिलाया। कोई रास्ता नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सानिया का दिल बैठ गया। तो क्या उसे जिंदा रहने के लिए एक अजनबी के साथ कमरा शेयर करना पड़ेगा? अगर तुम उसके साथ रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? सोहन लाल ने तसल्ली करनी चाहिए। हाँ, उस आदमी ने हामी भरी। सुना तुमने सानिया, अब तुम्हारी जान बचाने का यही एक तरीका है। सोहन लाल ने फैसला सुना दिया। वैसे भी आर्यन के साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत पहले तय हो गया था। कुछ ही दिनों में हम धूमधाम से शादी करेंगे। आज की रात को तुम शादी से पहले की रस्म समझ लो। सानिया ने आर्यन की तरफ देखा। वह अभी भी तैयार नहीं थी। बस यूं ही खुद को किसी अजनबी को सौंप देना, यह उसकी जिंदगी का सवाल था। मेरे साथ आओ। सानिया ने आर्यन को देखा, एक गहरी सांस ली और अपना फैसला सुनाया। उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो एक कमरा साझा करे या मर जाए। वह मरना नहीं चाहती थी।
हालांकि उसकी इज्जत अनमोल थी, लेकिन जिंदगी उससे भी ज्यादा कीमती थी। चूंकि उसकी सगाई हो चुकी थी, उसके पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ अगर वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी? सानिया की बातें सुनकर आर्यन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसकी आंखों में तारीफ की एक झलक भी थी। ये लड़की उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा फैसले लेने में पक्की और बेबाक थी। लेकिन तारीफ अपनी जगह थी, वह अभी भी उसे छेड़ना चाहता था, क्योंकि सानिया ने उससे सबके सामने काफी खरी खोटी सुनाई थी। कहाँ चलना है? आर्यन ने मजाकिया लहजे में पूछा। तुम? सानिया का चेहरा सख्त पड़ गया। आर्यन, उस कीड़े के जहर को खत्म करने के लिए मुझे बस तुम्हारे साथ एक कमरा साझा करना है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हैं? आर्यन सन रह गया। हे भगवान, क्या ये धमकी थी? मतलब काम निकलवाना है पर भाव नहीं देना। सानिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? सोहनलाल के चेहरे का रंग उड़ गया, उन्हें डर था कि कहीं आर्यन नाराज न हो जाए। छोटे गुरुजी, सानिया मजाक कर रही थी, इसे दिल पर मत लेना। और तुम भी यूं ही खड़े होकर उसे मरते हुए नहीं देख सकते ना? हे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो दादाजी, मैं यूं ही खड़े होकर उसे मरते हुए नहीं देखूंगा। आर्यन बिल्कुल नाराज नहीं था, बल्कि उसे लगा कि सानिया में एक अलग ही तेवर है जो उसे दिलचस्प लगा। ये सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं था, ये लड़की तो आग थी। जल्दी करो सानिया, आर्यन को अपने घर ले जाओ, सोहनलाल ने जोर दिया। उनके हिसाब से शादी की रस्में भले ही बाद में हो, लेकिन ये काम तुरंत हो जाना दोनों के लिए फायदेमंद था। इससे आर्यन का रिश्ता भी पक्का हो जाएगा और उनकी पोती की जान भी बच जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले आर्यन ने कहा था कि वह सगाई तोड़ना चाहता है, लेकिन अब जब सब कुछ हो जाएगा तो इस लड़के में सगाई तोड़ने की हिम्मत कैसे होगी? दादाजी, कोई जल्दी नहीं है। आर्यन और मैं अभी अभी मिले हैं और हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। सानिया को आर्यन का चेहरा देखकर गुस्सा आ रहा था। बस खड़े खड़े उसे मरते हुए देखो, इसका क्या मतलब था? ऐसा लग रहा था जैसे उसे जान बचाने के लिए आर्यन के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा हो। अरे, इसमें क्या गलत है? हमारे ज़माने में तो शादी से पहले हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे और फिर भी हम बहुत खुश रहते थे। सोहनलाल हंसे। क्या तुम नौजवानों को ज्यादा खुले विचारों वाला नहीं होना चाहिए? मैंने सुना है कि आजकल के बच्चे तो ऑनलाइन चैटिंग करते हैं और फिर सीधे होटल। खैर छोड़ो, शादी के बाद ही तुम इसके बारे में और जान पाओगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब तुम्हारे शरीर में इतना भयानक कीड़ा हो तो कौन जाने अगर यह ज़्यादा देर तक अंदर रहा तो क्या हो जाए। अगर इसे अभी नहीं सुलझाया गया तो दादाजी को चैन नहीं आएगा। ये सुनकर सानिया ने उस कीड़े की कल्पना की जो उसके शरीर को अंदर से नोच रहा है, और उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। चलो चलो, पहले तुम्हारे लिए इस मुसीबत से छुटकारा पा लेते हैं। आर्यन ने सही समय पर बात काटी, इसे जल्द से जल्द निपटाना ही बेहतर था। सानिया ने एक शब्द भी नहीं कहा और ठंडे चेहरे के साथ बाहर की ओर चल पड़ी। छोटे गुरुजी, सानिया का स्वभाव थोड़ा ऐसा ही है, सोहनलाल ने सफाई दी। ये तो अच्छी बात है। आर्यन मुस्कुराया। मैं पहले जाकर उसका इलाज करता हूँ, फिर वापस आकर बात करेंगे। ठीक है, जाओ बेटा। सोहनलाल ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, उनके दिल से एक भारी बोझ उतर गया। अब ये दामाद हाथ से नहीं जा सकता। पिताजी, आर्यन के जाने के बाद रमेश, सानिया का पिता, आगे बढ़ा। वह कुछ कहना चाहता था। जाओ और पहले वही करो जो मैंने तुम्हें करने को कहा था। सोहनलाल की मुस्कान गायब हो गई, उनकी ठंडी निगाहें अपने परिवार के सदस्यों पर घूम गईं। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सिंघानिया परिवार के सदस्य कांप उठे, सभी समझ गए कि बूढ़े शेर का क्या मतलब था। कातिल सूट वाला आदमी पकड़ा गया था, लेकिन क्या पर्दे के पीछे कोई और छिपा हुआ हाथ था? इस बीच सानिया आर्यन को लेकर अपने निजी विला में आ गई। यह मुख्य हवेली से अलग एक विला था, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन काफी खूबसूरत और शांत। सानिया का चेहरा पत्थर जैसा ठंडा था, वह आर्यन को अनदेखा कर रही थी और इसी बहाने अपनी घबराहट छुपा रही थी। खासकर जो होने वाला था उसके बारे में सोचकर उसकी धड़कनें और भी तेज हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे किसी मर्द के साथ ऐसे हालात में होना पड़ेगा, खासकर किसी बिल्कुल अजनबी के साथ। पिछले कुछ सालों में उसने सिर्फ अपने करियर और बिजनेस पर ध्यान दिया था, एक मजबूत औरत बनने की कसम खाई थी। प्यार, शादी, मर्द, उसे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ तक कि अपने माता पिता की शादी टूटने के बाद से वह मर्दों से और भी दूर हो गई थी। तुम यहाँ अकेली रहती हो? आर्यन ने इधर उधर देखा, बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आर्यन, क्या तुम सगाई तोड़ना नहीं चाहते थे? फिर तुम मान क्यों गए? सानिया ने आर्यन के सवाल को अनसुना कर दिया और सीधे मुद्दे पर आए। मैं एक नेकदिल इंसान हूँ, मैं यूं ही किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। आर्यन मुस्कुराया। मैंने तुमसे कहा था, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। सानिया की आवाज़ और भी तल्ख हो गई। लेकिन तुम्हारे दादाजी को लगता है कि तुम मर जाओगी। आर्यन की मुस्कान और गहरी हो गई। वैसे भी तुम्हारी और मेरी सगाई हो चुकी है, हमारा एक ही बिस्तर पर सोना पूरी तरह जायज़ है। लेकिन अगर तुम किसी और के साथ होती तो बात अलग थी। उद्धरण चिन्ह। सानिया ने दांत पीसते हुए आर्यन को घूरा। मैंने तुम्हारे दादाजी से वादा किया था, इसलिए मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। शुरू करें। आर्यन ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। तुम रुको। आर्यन की हरकतें देखकर सानिया की आंखें घबराहट से बड़ी हो गईं। जल्दी करते हैं, अगर वो कीड़ा जाग गया तो क्या होगा? और हाँ, काम पूरा होने के बाद भी मुझे तुम्हारे दादाजी से सगाई तोड़ने के बारे में बात करनी है। आर्यन ने लापरवाही से कहा। क्या? आर्यन की बातें सुनकर सानिया का दिमाग सन रह गया। यह उसके साथ सोएगा और फिर सगाई तोड़ना चाहता है?
हालांकि वह खुद भी इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के बाद सगाई तोड़ना, ये तो बहुत ही घटियापन था। अरे बदतमीज, निकल जा यहाँ से, बाहर निकल हूँ। अगर मैं चला गया तो तुम्हारे लिए यह इलाज कौन करेगा? दफा हो जाओ, मैं तुम्हें खुद को छूने देने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आर्यन को हंसी आ रही थी, ये लड़की वाकई बहुत गुस्सैल थी। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं सगाई तोड़ूं? या तुम मुझसे चिपकने की कोशिश कर रही हो? कौन तुमसे चिपकना चाहता है? हमारी सगाई अभी इसी वक्त खत्म। मैं तुमसे शादी करने के बजाय जहर खाना पसंद करूंगी। सानिया ने चिल्लाकर जवाब दिया। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। इतना गुस्सा मत करो, अगर तुम भड़क गई और तुम्हारे अंदर का कीड़ा भी भड़क गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आर्यन ने हंसते हुए अपनी शर्ट उतारी और उसे सोफे पर फेंक दिया। अगर मैं चला गया तो तुम अपने दादाजी को क्या जवाब दोगी? सानिया का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन चेहरे पर बेबसी आ गई। उस कीड़े से निपटना जरूरी था। वह किसी और से मदद नहीं मांग सकती थी, खासकर अपने दादाजी को बताकर किसी और को नहीं ला सकती थी। वैसे भी वह किसे बुलाती? आर्यन ही एकमात्र विकल्प था जो इस मुसीबत को समझता था। सुनो, मेरे साथ यह सब होने के बाद तुम मेरे दादाजी को संभालोगे और फिर मेरी नज़रों से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। सानिया ने दांत पीसते हुए पास की वाइन कैबिनेट से रेड वाइन की एक बोतल निकाली। उसका इरादा खुद को नशे में धुत करने का था ताकि उसे कुछ महसूस न हो। वह इस पूरी प्रक्रिया को होश में रहकर बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। अरे क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ? लोग इसके लिए तरसते हैं। ये देखकर आर्यन हैरान रह गया। चुप रहो, सानिया बड़बड़ाई और शराब की बोतल लेकर ऊपर चली गई। मेरे साथ ऊपर आओ। आर्यन ने सानिया को सीढ़ियां चढ़ते देखा। सच कहूं तो वह थोड़ा नर्वस भी था और उत्साहित भी। पहाड़ पर 3 साल बिताने के बाद उसे शहर की हवा और यह सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। वहां कोई औरत नहीं थी, इसलिए उसने अपना सारा ध्यान तलवारबाजी में लगाया था। जहां तक सगाई तोड़ने की बात है, तो असल में उसे डर था कि उसकी मंगेतर कोई बिगड़ल या बुरी लड़की न निकले। लेकिन सानिया, वह जिद्दी थी मगर बुरी नहीं थी, इसलिए सगाई न तोड़ना अब नामुमकिन नहीं लग रहा था। जब वह ऊपर बेडरूम में पहुंचा तो सानिया ने रेड वाइन की बोतल खोलकर आधी पी ली थी। उसका चेहरा शराब के नशे से हल्का गुलाबी हो गया था। रुको, मैं पी लूं, फिर शुरू करते हैं, सानिया ने लड़खड़ाती आवाज में कहा और बाथरूम की ओर इशारा किया। तब तक तुम पहले नहा लो। एक अकेला आदमी और औरत, रेड वाइन और एक खूबसूरत रात, ऐसे में दिमाग में ख्याल आना तो लाजमी है। आर्यन ने आगे बढ़कर सानिया की कलाई पकड़ ली और एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, नहाने की जरूरत नहीं है, चलो शुरू करते हैं। यह क्या कर रहे हो? सानिया घबरा गई जब आर्यन ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। हे, क्या तुम कमरा शेयर करने के लिए राजी नहीं हुई थी? आर्यन ने अपने इतने पास खड़े उस बेहद खूबसूरत चेहरे को देखा और एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, छोड़ो मुझे, पहले मुझे नहाने दो। सानिया ने हिचकिचाते हुए कहा। वह अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी। जल्दी क्या है, वैसे भी थोड़ी देर में तुम पसीने से लथपथ होने वाली हो, बाद में नहा लेना। आर्यन ने गहरी सांस ली। इस औरत की खुशबू, पिछले 3 सालों में उसने ऐसी महक महसूस नहीं की थी। आर्यन की बातें सुनकर सानिया ने खुद को चुड़ाना बंद कर दिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। ठीक है, चलो खत्म करो इसे। आर्यन को मज़ा भी आ रहा था और थोड़ा गुस्सा भी। तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ? और क्या तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो कि मैं खुशी से नाचूं? सानिया ने ठंडे और रूखे स्वर में कहा। ठीक है, तो मैं खुद कर लेता हूँ। आर्यन ने आगे बढ़कर सानिया की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। जैसे ही बटन खुले, दूध जैसी गोरी त्वचा और काले रंग की लेस वाली ब्रा दिखाई दी। सानिया का शरीर हल्का सा कांप उठा और उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर भी उसने अपनी आंखें बंद ही रखीं। घटक आर्यन की नज़र उस खूबसूरती पर टिक गई और उसने जोर से थूक निगला। ये नज़ारा किसी भी मर्द को पागल करने के लिए काफ़ी था। उस पल उसका मन किया कि वह सब कुछ भूलकर सानिया पर टूट पड़े और उस कीड़े को निकालने का सबसे आसान और मज़ेदार तरीका अपनाए। फिर भी उसने खुद को रोक लिया। एक सज्जन पुरुष सुंदरता की तारीफ करता है, हवस का पुजारी नहीं बनता। वह रोमांटिक हो सकता है, लेकिन वह गिरा हुआ नहीं हो सकता। वह सानिया के साथ सो सकता था, लेकिन तभी जब वह दिल से तैयार हो, इस तरह मजबूरी में नहीं। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उसने अपनी उंगलियां तलवार की धार की तरह सीधी की और सानिया के सीने पर, उस कोमल त्वचा पर रख दी। उसकी उंगलियों के स्पर्श ने सानिया के बदन में एक सिहरन पैदा कर दी। सानिया बुरी तरह कांप उठी, मानो उसके शरीर में बिजली का कट दौड़ गया हो। उसका चेहरा शर्म और उत्तेजना से लाल हो गया। इतनी सेंसिटिव, वाह, तुम तो कमाल हो। सानिया की प्रतिक्रिया देखकर आर्यन ने गहरी सांस ली और चिढ़ने का नाटक किया। अरे, मैंने तो अभी तुम्हें पूरा नंगा भी नहीं किया, फिर तुम इतना क्यों उछल रही हो? क्या तुम हिलना बंद करोगी? मुझे सही नब्ज नहीं मिल रही। आर्यन की बातें सुनकर सानिया शर्म से पानी पानी हो गई। क्या इसमें उसकी गलती थी? वह जानबूझकर तो नहीं कर रही थी, उसका शरीर अपने आप प्रतिक्रिया दे रहा था। और उसकी पैंट तो उतारी ही नहीं थी, ये कौन सी जगह ढूंढ रहा था। वह सोच ही रही थी कि अचानक उसके सीने में हल्का दर्द हुआ, फिर एक अजीब सी झुनझुनी हुई। उसके मुंह से अनायास ही चीख निकल गई। आह! अरे बस भी करो, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं और चीखना शुरू। आर्यन का हाथ कांप उठा। ये सचमुच उसके संयम की परीक्षा थी। सानिया गुस्से और शर्म से लाल हो गई।
उसने झटके से आंखें खोली और आर्यन को घूरने लगी, लेकिन अगले ही पल वह सन्न रह गई। उसने देखा कि आर्यन के हाथ में कई चमचमाती चांदी की सुइयां थीं और वह उन्हें उसके सीने के पास चुभो रहा था। तुम क्या कर रहे हो? सानिया चिल्लाई। क्या उन्हें शारीरिक संबंध नहीं बनाने थे? तो वह सुइयों का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? क्या आर्यन कोई साइको है? मैंने कोड़ों और मोमबत्तियों वाले अजीब शौक के बारे में तो सुना है, लेकिन सुइयां चुभोना? तुम तो बड़े वाले ठरकी निकले। सानिया घबराहट में बड़बड़ाई। हिलना मत, अगर तुम हिली तो वो कीड़ा भाग जाएगा। आर्यन का चेहरा एकदम गंभीर था। आखिरकार मुझे यह मिल ही गया। तुम। सानिया अब हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि क्या हो रहा है। तुम मेरा इलाज कर रहे हो, उस कीड़े को मारने के लिए? और क्या? आर्यन ने पलटकर जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। तुम्हें सच में तो नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं, है ना? तुम्हें मतलब उस कीड़े से छुटकारा पाने के लिए हमारे बीच संबंध बनना जरूरी नहीं था? सानिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, संबंध बनाने वाली बात उस गुंडे ने कही थी, मैंने कब कहा? आर्यन ने बोलते हुए कुछ और चांदी की सुइयां तेजी से उसके शरीर में उतार दीं। सानिया ने अपने होठों को जोर से काटा ताकि चीख न निकले, लेकिन शरीर में होने वाली झुंझुनी और दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। उसके पैर मुड़ गए और शरीर अकड़ गया। मुझे अब पछतावा हो रहा है। आर्यन ने सानिया के पसीने से भीगे आकर्षक रूप को देखा और अचानक बोला। पछतावा? किस बात का पछतावा? सानिया ने दर्द दबाते हुए हल्की सांस ली। तुम्हारे साथ न सोने का पछतावा, आर्यन ने बहुत गंभीरता से कहा। क्या हो अगर मैं ये सुइयां हटा दूं और हम उस कीड़े को निकालने का सबसे आसान और सीधा तरीका अपनाएं? अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सानिया घबरा गई। वह पहले इसलिए मान गई थी क्योंकि उसे लगा था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वह उसके साथ नहीं सोती तो मर जाती। अब जब उसे पता चल गया है कि इलाज का दूसरा तरीका भी है, तो वह भला क्यों मानेगी? आर्यन ने एक नाटकीय आह भरी और सुइयां डालना जारी रखा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे दादाजी मर चुके थे, लेकिन तुम उन्हें वापस जिंदा देख पाईं। फिर तुम्हें ये क्यों लगा कि मैं इस छोटे से कीड़े को बिना उस काम के नहीं निकाल सकता? आर्यन बड़बड़ाया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सानिया ने मन ही मन खुद को कोसा। वैसे ये कीड़ा तुम्हारे दादाजी वाली बीमारी से कहीं ज्यादा जिद्दी है। दादाजी इसलिए बच गए क्योंकि उनके अंदर जान का एक कतरा बाकी था और मैंने उन्हें वो हिमालयन जोश वाली गोली खिला दी थी। ये कहते हुए आर्यन ने सानिया को ऊपर से नीचे तक देखा। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें भी उस गोली की जरूरत है, वरना तुम तो बिस्तर से उठ ही नहीं पाओगी। अगर तुम्हारे पास दूसरा रास्ता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सानिया को महसूस हुआ कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। वह गुस्से से भर गई। तुमने जानबूझकर ऐसा किया? हे, तुमने मुझसे पूछा ही कब? आर्यन मुस्कुराया। सानिया का गुस्सा और बेबसी आंसुओं में बदल गई। उसे लगा उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू टपकने लगे। अरे अब तुम रो क्यों रही हो? तुम तो बॉस लेडी हो ना, हमेशा इतनी ठंडी रहती हो, अब बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? आर्यन किसी औरत को रोते हुए नहीं देख सकता था। वह घबरा गया। मैं नहीं रो रही। सानिया ने झट से अपने आंसू पोंछे। आज के एक दिन में वह इतना रो चुकी थी जितना शायद पिछले पूरे साल में नहीं रोई होगी। ठीक है, शांत हो जाओ। मैंने उस कीड़े को एक जगह फंसा लिया है, लेकिन उसे एक बार में बाहर निकालना आसान नहीं होगा। अगर जबरदस्ती की तो तुम्हें अंदरूनी चोट लग सकती है। आर्यन की आवाज़ अब गंभीर हो गई। तो इसे कई बार में सेशंस करना होगा। ठीक नहीं बता सकता कि कितनी बार। क्या? सानिया ने भौहें चढ़ाईं। क्या आर्यन उसे कई बार ऐसे ही अर्धनग्न अवस्था में देखने वाला था? हालांकि उसने अभी भी इनरवियर पहना हुआ था, फिर भी ये बहुत ज़्यादा था। और बार बार उसका छूना। क्या इसे एक बार में ख़त्म करने का कोई और तरीका नहीं है? हाँ है ना, हम सेक्स कर सकते हैं। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम तैयार हो तो मैं अभी एक ही बार में किस्सा ख़त्म कर दूँ। आर्यन ने कहा। उसकी नज़रें एक बार फिर सानिया के बदन पर फिसल गईं। उसने एक गहरी सांस ली। अगर सानिया ने हाँ कर दी तो कसम से वह अब नहीं रुकेगा। 3 साल। कोई उससे पूछे कि वह पहाड़ पर उन 3 सालों में कैसे संयम रखकर जिया है। नहीं, कई बार वाला तरीका ठीक है। सुइयां ही लगाओ। सानिया ने तुरंत और जोर से कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आर्यन ने सानिया की कलाई पकड़ते हुए सिर हिलाया और अपनी अंदरूनी ऊर्जा उसके शरीर में भेजने लगा। आगे थोड़ा दर्द हो सकता है, बर्दाश्त कर लेना। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे साथ वो सब क्यों नहीं करना चाहते थे? मैं तो मान ही गई थी। सानिया ने आर्यन की तरफ देखा और अचानक पूछा। उसे अपनी खूबसूरती पर पूरा भरोसा था। उसे नहीं लगता था कि कोई भी मर्द, खासकर आर्यन जैसा जवान लड़का, उसे मना कर सकता है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाना किसी शरीफ आदमी का काम नहीं है। आर्यन ने अपनी पीठ सीधी की और एक हीरो वाले अंदाज में कहा। ओह! सानिया की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसके होठों पर एक हल्की, सच्ची मुस्कान आ गई। मुझे लगा शायद तुम में कोई कमी है। क्या? धत तेरी की सानिया, तुम मुझे गाली दे सकती हो, मार सकती हो, लेकिन मेरी मर्दानगी पर शक नहीं कर सकती। आर्यन तिलमिला गया। मानो या ना मानो, मैं तुम्हें अभी साबित कर सकता हूं कि मशीन एकदम चालू है। हे, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे भरोसा है। सानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आर्यन उसे देखता ही रह गया। उसने पहली बार सानिया को ऐसे दिल खोलकर मुस्कुराते हुए देखा था। यह मुस्कान सचमुच जानलेवा थी। उस पल उसे लगा कि उसका त्याग बेकार नहीं गया।
उसने अपनी हवस को उस हसीना की मुस्कान के बदले में कुर्बान कर दिया था। अगर वह खुद को रोक ना पाता तो शायद ये खूबसूरत लड़की उसके सामने फिर कभी ऐसे नहीं मुस्कुराती। 10 मिनट बाद आर्यन सानिया के कमरे से निकलकर सीधे बैठक की ओर चल पड़ा। छोटे गुरुजी, क्या वो मुसीबत टल गई? सोहन लाल ने आर्यन को देखते ही अधीरता से अपनी जगह से खड़े होकर पूछा। हाँ टल गई, पर मैं थक गया हूँ। आर्यन कुर्सी पर धम्म से बैठ गया, सामने रखा चाय का प्याला उठाया और एक ही सांस में गटक गया। सानिया जैसी बला की खूबसूरत लड़की, जिसे वह सिर्फ देख सकता था लेकिन छू नहीं सकता था, उसके पास रहकर उसका खून खौल रहा था और गला सूख गया था। थक गए? ओह हाँ, बहुत अच्छे। सोहन लाल एक पल के लिए रुके, फिर एक शरारती और समझदार मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने सोहन लाल को घूरा। क्या इस बुढ़े ने कुछ गलत समझ लिया है? सानिया कहाँ है? सोहन लाल ने आर्यन के लिए एक और कप चाय डाली। वह नहा रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। आर्यन ने चाय का दूसरा प्याला भी खाली कर दिया। आह, समझ गया। सोहन लाल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अब ये दामाद पक्का है। थकाकर नहाने गई है और आर्यन पसीने पसीने है। समझदार को इशारा ही काफी है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बोलती बंद हो गई। अरे बुढ़े, तुझे क्या पता वह कितनी दर्द में थी और पसीने से लथपथ थी, इसलिए नहाने गई है। क्या सोच रहे हो दादाजी? आर्यन मन ही मन झुंझलाया। छोटे गुरुजी, अरे बस मुझे आर्यन कहिए। हाँ, अब तो हम सब एक परिवार हैं, मुझे तुम्हें नाम से ही बुलाना चाहिए। सोहन लाल हंस पड़े, उनका झुर्रियों भरा चेहरा खुशी से दमक रहा था। आर्यन, तुम्हारे गुरुजी आजकल कैसे हैं? गुरुजी एकदम ठीक हैं। आर्यन ने थोड़ी जिज्ञासा से पूछा। दादाजी, आप मेरे गुरुजी से कैसे मिले थे? और यह शादी कैसे तय हुई? उस समय मेरी जान खतरे में थी और तुम्हारे गुरुजी भगवान बनकर वहां से गुजरे और मुझे बचा लिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद उनका शिष्य फिर से मेरी जान बचाएगा। ये 2 ऐसे एहसान हैं जिनका बदला मैं और सिंघानिया परिवार 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकते। सोहन लाल ने भावुक होकर कहा। शादी की बात करें तो 10 साल से भी ज्यादा समय पहले गुरुजी हमारे घर आए थे और उन्होंने सानिया को देखा था। उन्हें वह बहुत पसंद आए और उन्होंने कहा कि पहाड़ पर उनका एक शिष्य है जो सानिया की ही उम्र का है और उनकी जोड़ी अच्छी रहेगी। मैं बहुत खुश हुआ और तुरंत मान गया। अच्छा, तो ये बात है। आर्यन को सोहन लाल को देखकर अचानक समझ आ गया। अगर दादाजी को पता होता कि उसके पास 8 और ऐसी मंगेतर हैं तो क्या वह तब भी इतना खुश होते? उसने अपनी जुबान बंद ही रखी, कहीं ऐसा न हो कि सच बताकर वह घर से निकाल दिया जाए। गुरुजी ने सानिया को एक पन्ना जेड का लॉकेट भी दिया था और कहा था कि इसकी किस्मत में बहुत मुश्किलें लिखी हैं और ये लॉकेट उसकी रक्षा करेगा। अगर ये लॉकेट कभी टूट गया तो उसे 100 दिनों के भीतर एक भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, शायद कोई खूनी हादसा या फिर मौत। सोहन लाल ने दुखी मन से कहा। 2 महीने पहले वह लॉकेट टूट गया। मैंने गुरुजी से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सानिया के लिए यह मुसीबत लिखी हुई थी और इसे टाला नहीं जा सकता। अगर वह इसे पार कर लेती है तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। ये सुनकर आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसके गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं थे, वे न केवल शक्तिशाली थे बल्कि ज्योतिष और भविष्य देखने में भी माहिर थे। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो सानिया सचमुच किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। जब से वह लॉकेट टूटा है, सानिया की कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। मैंने छुपकर उसकी कुछ मुश्किलें हल करने में मदद की है। भले ही उसकी कंपनी डूब जाए, मुझे परवाह नहीं। मुझे बस उसकी सुरक्षा की चिंता है। सोहन लाल की मुस्कान में कड़वाहट थी। मैंने उससे सलाह दी थी कि कंपनी छोड़कर घर आ जाए, लेकिन उसने वह कंपनी अपनी मेहनत से खड़ी की है। वह उसे कैसे छोड़ सकती है? उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर यह मुसीबत उसके नसीब में है तो घर में छिपने से कोई फायदा नहीं होगा। बात तो सही है। आर्यन ने सिर हिलाया। जैसा कि कहावत है, अगर मौत लिखी है तो उसे कोई नहीं टाल सकता। आर्यन, क्या गुरुजी ने तुम्हें खास तौर पर इस समय भेजा था? सोहन लाल ने उम्मीद भरी नजरों से आर्यन को देखा। हाँ, उन्होंने मुझे जल्दी आने को कहा था ताकि दावत मिस न हो जाए। आर्यन ने अनजाने में सच बोल दिया। दावत? सोहन लाल हैरान रह गए। किसकी दावत? मेरी 13वीं की। आह, मैं मजाक कर रहा था। आर्यन ने बात संभाली और गला साफ किया। गुरुजी ने सानिया का जिक्र नहीं किया, उन्होंने बस मुझे ये सगाई का कागज लाने को कहा था। जरूर उन्होंने तुम्हें सानिया की मदद के लिए ही भेजा होगा। तुम्हारे यहाँ होने से वह बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। सोहन लाल ने खुश होकर कहा। आर्यन कुछ और बोल पाता उससे पहले ही सानिया कमरे में दाखिल हुई। सानिया बेटी, अब कैसा लग रहा है? सोहन लाल ने अपनी पोती को देखकर चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ दादाजी। सानिया ने सिर हिलाया। उसने यह नहीं बताया कि इलाज अभी पूरा नहीं हुआ है ताकि दादाजी को चिंता न हो। आर्यन का शुक्रिया अदा करो, वरना आज तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। सोहन लाल ने कहा। फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया। वैसे सानिया, क्या तुम्हें वह बॉडीगार्ड मिल गया जिसे ढूंढने के लिए मैंने कहा था? अभी नहीं, अब और ढूंढने की जरूरत नहीं है। आर्यन को ही अपनी सुरक्षा करने दो। ये बहुत काबिल है, बाजार के उन बॉडीगार्ड से तो लाख गुना बेहतर। सोहन लाल ने फैसला सुना दिया और आर्यन की तरफ देखा। आर्यन, तुम्हारा क्या ख्याल है? दादाजी, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिए हैं। कल बॉडीगार्ड्स का इंटरव्यू है। सानिया ने आर्यन के बोलने से पहले ही जल्दी से बात काट दी। उसे रद्द कर दो। कोई भी बाहरी आदमी घर के आदमी जैसा भरोसेमंद नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा था कि परिवार से किसी को ले लो, लेकिन तुम नहीं मानी। सोहन लाल ने थोड़ी डांट लगाते हुए कहा।
तुम दोनों के लिए अच्छा होगा कि तुम साथ में ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझ सको। आर्यन, तुम क्या कहते हो? आर्यन सचमुच मना करना चाहता था। उसे अभी उन 10 दिव्य वस्तुओं को ढूंढना था और अपने माता पिता का पता लगाना था। उसके पास सानिया का बॉडीगार्ड बनकर घूमने का फालतू समय नहीं था। लेकिन सोहनलाल की उम्मीद भरी आंखों को देखकर और गुरुजी की बातें याद करके उसका दिल पिघल गया। ठीक है, कुछ दिन इसकी चौकीदारी कर लेता हूँ। इस बात को छोड़ भी दें कि सानिया उसकी मंगेतर थी। इतनी खूबसूरत लड़की का इतनी कम उम्र में मर जाना बहुत दुख की बात होती। ठीक है दादाजी, सानिया की सुरक्षा अब मेरे हवाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोहनलाल खुशी से झूम उठे। सानिया, देखो आर्यन तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी पक्की कर दूंगा। दादाजी, शादी की कोई जल्दी नहीं है, आर्यन ने सानिया की ओर देखते हुए कहा। हाँ, पहले हम एक दूसरे को थोड़ा समझ लें। सानिया ने भी दबी जुबान में हामी भरी। अच्छा, चलो ठीक है, जैसा तुम दोनों ठीक समझो। सोहनलाल मान गए। वैसे भी जब ये दोनों करीब आ ही चुके हैं तो अब ये लड़का कहीं भागने वाला नहीं है। आधे घंटे बाद आर्यन और सानिया हवेली से बाहर निकले। तुमने मेरे दादाजी की बात क्यों मान ली? सानिया ने आर्यन को देखा, उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुजी ने कहा था 100 दिन। ये सब अंधविश्वास है, मैं इन बातों को नहीं मानती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुनो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपये महीना दूंगी। तुम जो चाहो करो, बस मेरे आसपास मत डराओ। सानिया ने रूखेपन से ऑफर दिया। अगर दादाजी पूछें तो बस कह देना कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ताकि उन्हें तसल्ली रहे। सानिया, मैं तुम्हें अपने चरित्र और अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाने दूंगा। आर्यन ने कड़क आवाज में कहा। मैंने तुम्हारी इज्जत का तमाशा कब बनाया? सानिया हैरान रह गई। तुम मुझे पैसे दे रही हो पर काम कुछ नहीं। यह क्या है? ये तो मुझे रखेल बनाकर रखने जैसा हुआ। आर्यन थोड़ा भड़क गया। मैं एक हट्टा कट्टा मर्द हूँ, मैं तुम्हारी खैरात पर कैसे जी सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सानिया की बोलती बंद हो गई। ये कैसा अजीब तर्क था? सिर्फ 5 लाख रुपये और तुम्हें लगता है कि तुम मेरी इज्जत खरीद लोगी? आर्यन ने फिर कहा। कम से कम 10 लाख तो होने ही चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सानिया सन रह गई। क्या इस आदमी में जरा भी शर्म नहीं थी? थोड़ी सी खींचतान और मोलभाव के बाद सानिया लगभग 1 करोड़ रुपये के बराबर में आर्यन को किराए पर रखने के लिए राजी हो गई। आर्यन के शब्दों में, मुझे 8 लाख दो और मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। तुम मेरी इज्जत को कुचल सकती हो और मेरे शरीर को जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकती हो। क्या रखेल होने का यही एहसास होता है? बुरा नहीं है, रखेलों की दुनिया में ये कीमत शायद सबसे ज्यादा होती है ना? सानिया के कमरे से जाने के बाद आर्यन ने अपना फोन चालू किया। अपने खाते में आए 8 लाख युआन देखे और आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। हालांकि उसके पुराने खातों में करोड़ों रुपए पड़े थे, 8 लाख उसके लिए चिल्लर थे, लेकिन खुद को बेचने से मिले इन पैसों का मजा ही कुछ और था। अब जब मुझे पैसे मिल गए हैं तो मैं खाली तो नहीं बैठ सकता। अगर मैं मेहनत नहीं करना चाहता और किसी आंटी के भरोसे नहीं रहना चाहता तो मुझे अपनी मालकिन को खुश करना ही होगा। तो क्या मैं आज रात ही उनकी बात मान लूं? आर्यन बड़बड़ाया। कुछ देर हवेली के बगीचे में टहलता रहा और फिर सोहनलाल के सामने डींगे मारने वापस चला गया। बातों बातों में उससे सिंघानिया परिवार के बारे में और भी जानकारी मिली जो उसकी कल्पना से भी ज्यादा ताकतवर था। सिंघानिया परिवार मुंबई के 10 सबसे बड़े और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। उसके सामने खड़ा ये बूढ़ा आदमी अपने पैर की एक ठोकर से पूरे शहर को हिला सकता था। चूंकि आर्यन शहर में अपनी असली पहचान और उन 10 दिव्य खजानों की खोज कर रहा था, इसलिए सिंघानिया परिवार उसकी काफी मदद कर सकता था। इसलिए इस परिवार के साथ चिपके रहना उसके लिए सबसे फायदेमंद था। दादाजी, क्या आपको पता चला कि वे 2 लोग कौन थे जिन्होंने आपको मारने की कोशिश की? अगर जरूरत हो तो मैं पूछताछ में मदद कर सकता हूँ। आर्यन ने कुछ सोचते हुए पूछा। हे, इतनी छोटी सी बात पर तुम ध्यान मत दो, मैं संभाल लूंगा। सोहनलाल मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। ठीक है, आर्यन ने सोहनलाल का इशारा समझ लिया और चुप हो गया। वक्त तेजी से बीता और शाम हो गई। सोहनलाल के आदेश पर पूरा सिंघानिया परिवार इकट्ठा हुआ, एक तो उनके पुनर्जन्म का जश्न मनाने के लिए और दूसरा आर्यन का औपचारिक स्वागत करने के लिए। यह मेरे होने वाले पोता दामाद आर्यन हैं। सोहनलाल ने परिवार के सामने फिर से आर्यन का परिचय करवाया। फिलहाल इन दोनों की शादी की तारीख थोड़ा आगे बढ़ा दी गई है ताकि ये एक दूसरे को समझ सकें, लेकिन तैयारी पूरी है। 200 करोड़ नकद और वह बंगला, सब तैयार है। इस दावत में आर्यन सिंघानिया परिवार के बाकी खास लोगों से भी मिला, जिसमें उसके होने वाले ससुर रमेश सिंघानिया भी शामिल थे। उसने एक दिलचस्प बात देखी, सानिया का अपने पिता के साथ रिश्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी थी। दूसरी ओर सानिया के चाचा मुकेश सिंघानिया ने आर्यन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, यहाँ तक कि उसके साथ बैठकर ड्रिंक्स भी लीं। सिंघानिया भाइयों में से मुझे हैरानी है कि आखिर वो कौन है जो बूढ़े शेर को मारना चाहता था। अगर वो सचमुच उनका अपना बेटा निकला तो सोहनलाल जी का दिल कितना बुरी तरह टूटेगा। आर्यन ने मन ही मन सोचा। अमीर परिवारों में कोई रिश्तेदारी नहीं होती, बस मुनाफा और हिसाब किताब होता है। उसने इस बात पर ज्यादा माथापच्ची नहीं की कि असली मास्टरमाइंड कौन है। जो भी हो, उससे सोहनलाल को ही संभालना था। जहां तक परिवार के बाकी नमूनों की बात है, आर्यन को उनसे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दावत के बाद सोहनलाल ने आर्यन के साथ काफी देर तक गप्पे लड़ाए, फिर सानिया को कहा कि वह उसे आराम करने के लिए उसके विला में ले जाए।
आर्यन काफी उत्साहित था। एक बार फिर एक कमरे में एक जवान मर्द और एक खूबसूरत औरत अकेले, क्या कोई संभावना नहीं थी कि कुछ खास हो जाए? जैसे उसने दिन में सानिया का इलाज करके उसे इम्प्रेस कर दिया हो और अब सानिया उससे कहे, मेरे हीरो, मैं आज रात खुद को तुम्हें सौंपती हूँ, या ऐसा ही कुछ। अगर ऐसा होता तो कसम से वह बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। ऐसी अप्सरा को मना करना न सिर्फ मर्दानगी की तौहीन होगी, बल्कि ऊपर वाला भी उसे माफ नहीं करेगा। लेकिन जब वह विला पहुंचा तो उसके अरमानों पर पानी फिर गया। मैंने हाउसकीपर से नीचे गेस्ट रूम में तुम्हारे लिए बिस्तर लगवा दिया है, सानिया ने बेहद रूखे स्वर में कहा। गुड नाइट। 1 मिनट रुको, मैं नीचे सोऊंगा। अकेले? आर्यन ने झुंझलाते हुए पूछा। और क्या मेरे कमरे में सोना चाहते हो? सानिया ने मुड़कर आर्यन को एक तीखी नज़र से देखा। अरे, तुम मुझे खर्चे के लिए 8 लाख दे रही हो, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा नहीं तो मुझे पैसे लेना ठीक नहीं लगेगा। आर्यन ने बड़ी मासूमियत से कहा। मेरे लिए कुछ करना है? ठीक है, तो नीचे का हॉल और बाथरूम फिर से साफ कर दो, पोंछा लगा दो। इतना कहकर सानिया बिना पीछे देखे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। धत तेरी की। आर्यन ने सानिया की जाती हुई पीठ को देखा और उसे गालियां देने का मन किया। घर साफ करो, पोंछा लगाओ, वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं पाताल लोक का राजा हूं या कोई जमादार? अपने पीछे आर्यन की बड़बड़ाहट सुनकर सानिया के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आखिरकार उसने इस ढीठ आदमी को थोड़ा परेशान कर ही दिया। अरे वाह, इस शेरनी को तो खेल में मजा आ रहा है। खैर, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं भी तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेलूंगा। सानिया के ऊपर जाने के बाद आर्यन ने दांत पीस लिए। बेशक वह असल में झाड़ू पोंछा नहीं करने वाला था। वह नहाने के लिए गेस्ट रूम में गया, बिस्तर पर गिरा और कुछ ही पल में सो गया। आज वह सचमुच थक गया था। पहले तलवार पर उड़कर आया, फिर सोहनलाल और सानिया का इलाज किया, जिससे उसकी काफी ऊर्जा खर्च हो गई थी। वरना वह जरूर बेचैन होता और उसे नींद नहीं आती। रात शांति से बीत गई। अगली सुबह जब सानिया तैयार होकर नीचे आई तो आर्यन पहले से ही लिविंग रूम में इंतजार कर रहा था। दादाजी को नमस्ते कहो, फिर हम निकलते हैं। ठीक है। आर्यन ने सानिया को देखते हुए सिर हिलाया। वह बिजनेस सूट में गजब की लग रही थी। कल रात ठीक से नींद नहीं आई क्या? तुम थोड़ी थकी हुई लग रही हो। मैं पिछले कुछ दिनों से काम की वजह से थकी हुई हूँ, सानिया ने बहाना बनाया। सच तो यह था कि नीचे एक अजनबी मर्द के होने से उसे नींद नहीं आई थी। ऐसा नहीं था कि उसे आर्यन से डर था, बस उसे अपनी प्राइवेसी में किसी और की आदत नहीं थी। क्या मैं ऊपर नहीं आया इसलिए तुम्हें नींद नहीं आई? अकेले डर लग रहा था, आर्यन ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। सानिया ने आर्यन की बकवास को अनसुना कर दिया और बाहर निकल गई। अरे रुको, मेरे बिना तुम्हारे दादाजी तुम्हें गेट से बाहर भी नहीं जाने देंगे। आर्यन उसके पीछे भागा। सोहनलाल से मिलने के बाद दोनों एक शानदार मासेराती कार में बैठकर हवेली से निकले। थोड़ी दूर जाने के बाद सानिया ने अचानक ब्रेक लगाया और कार रोक दी। बाहर निकलो। क्यों, क्या हुआ? आर्यन चौंक गया। हमने कल तय किया था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी और तुम अपनी मर्जी के मालिक रहोगे। जब मुझे सुपरिवार के पास लौटना होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, सानिया ने कड़क आवाज में कहा। इस बीच अगर मेरे दादाजी तुम्हें फोन करें तो तुम्हें पता है क्या कहना है? कहना कि तुम मेरे साथ हो अगली बार। क्या हम आज रात वापस घर नहीं जा रहे? आर्यन ने हैरानी से पूछा। मैं वापस नहीं जा रही, मैं ज्यादातर अपने शहर वाले फ्लैट में रहती हूँ और हफ्ते में एक बार ही दादाजी से मिलने हवेली जाती हूँ, सानिया ने जवाब दिया। तो अगर तुम हवेली में नहीं रहोगी तो मैं कहाँ रहूंगा? आर्यन थोड़ा हक्का बक्का रह गया। तुम जहाँ चाहो रहो, फुटपाथ पर या 5 स्टार होटल में, मुझे कोई मतलब नहीं। अब गाड़ी से उतरो, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, सानिया ने झिड़क दिया। पैसे लिए हैं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ठीक है भाई, उतरता हूँ। आर्यन के पास गाड़ी से उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। ध्रुव, मासेराती कार धूल उड़ाती हुई तेजी से निकल गई। धत तेरे की, कल रात इसने मुझे गेस्ट रूम में पटक दिया और आज बीच सड़क पर छोड़ दिया। मैंने तय कर लिया है, अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आर्यन ने बड़बड़ाते हुए एक टैक्सी को हाथ दिया। भैया, उस मासेराती का पीछा करो। ये कहते हुए उसने 200 के कड़क नोट निकाले और ड्राइवर के हाथ में थमा दिए। ड्राइवर, जो पूछने ही वाला था कि माजरा क्या है, नोट देखते ही चुप हो गया। उसने एक्सीलेटर दबाया और उस गाड़ी का पीछा करने लगा। आधे घंटे बाद सानिया की कार एक विशाल कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर चली गई और आर्यन की टैक्सी गेट पर रुक गई। आर्यन कार से बाहर निकला और इमारत को ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छा, तो यह उसकी कंपनी है। काफी शानदार है। कोई हैरानी नहीं कि वह इतनी रईस है, मुझे अपना किराए का पति बनाने के लिए 8 लाख दे रही है। जैसे ही वह अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा, एक सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। सुरक्षा गार्ड को अपनी ओर आते देख आर्यन के मन में तुरंत फिल्मों और उपन्यासों वाले दृश्य उभर आए। हीरो को गेट पर रोका जाएगा, गार्ड उसका अपमान करेगा, फिर झगड़ा होगा या फिर हीरो उसके मुंह पर तमाचा मारेगा। क्या यह मेरा अपमान करने की हिम्मत करेगा? मैं अभी सानिया को बुलाऊंगा और फिर सबके सामने इसकी हेकड़ी निकालूंगा। आर्यन इस तमाशे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिर बोरियत में उसने जितने भी एक्शन उपन्यास पढ़े थे उनका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। नमस्ते सर, क्या आप इंटरव्यू के लिए आए हैं? आर्यन अभी ख्याली पुलाव पका ही रहा था कि उसके बाईं ओर खड़े सुरक्षा गार्ड ने बेहद विनम्रता से पूछा। आर्यन हक्का बक्का रह गया। ये तो उसने सोचा भी नहीं था। वो अपमान कहाँ गया, वो झगड़ा कहाँ गया? ये गार्ड इतनी इज्जत से बात करके उसके सपनों पर पानी कैसे फेर सकता है?
लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि शायद सानिया और सोहन लाल कल सच बोल रहे थे, वे आज बॉडीगार्ड्स का इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ भाई, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आर्यन ने मायूस होकर सिर हिलाया। रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए और आगे वाली बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर चले जाइए। सुरक्षा गार्ड ने एक नोटबुक निकाली। ठीक है। एंट्री करने के बाद आर्यन सीधे 7वीं मंजिल की ओर चल पड़ा। उसने सीधे सानिया के पास जाने का प्लान नहीं बनाया था, वह इंटरव्यू पास करके सानिया का ऑफिशियल बॉडीगार्ड बनना चाहता था। फिर देखते हैं सानिया उसे नौकरी से कैसे निकालती है। जब आर्यन लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर पहुंचा तो वहां पहले से ही भीड़ लगी थी। फॉर्म भरते हुए आर्यन ने देखा कि वहां कम से कम 30-40 लोग थे और ज्यादातर हटे कटे पहलवान या ट्रेन फाइटर लग रहे थे। ये लोग एक दूसरे को घूर रहे थे, अपनी मसल्स दिखा रहे थे और जोर जोर से अपनी पुरानी कहानियां सुनाकर दूसरों को डराने की कोशिश कर रहे थे। मैं कोबरा कमांडो का सिपाही रह चुका हूं, मेरे बारे में सुना तो होगा। एलीट टीम का हिस्सा था। मैं तो रेगिस्तान के शेर के साथ काम करता था, उनके 4 खास आदमियों में से एक था। जय श्री राम, मैं तो बचपन से अखाड़े में पला बड़ा हूं, पिछले साल ही केसरी पहलवान का खिताब जीता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आर्यन की हंसी छूटने वाली थी। कोबरा कमांडो, रेगिस्तान का शेर, ये सब क्या चल रहा है? और भाई, तुम पहले क्या करते थे? किसी ने आर्यन की ओर देखते हुए पूछा। मैं ज्यादातर विदेशों में घूमता था, वहां लोग मुझे पाताल लोक का राजा, किंग ऑफ हेल कहते थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए फेंका। पाताल का राजा, क्या इत्तेफाक है, मेरे मोहल्ले में लोग मुझे यमराज कहते हैं। वह आदमी हंसा, उसने आर्यन की बातों को मजाक समझकर उड़ा दिया। हे, आर्यन भी मुस्कुराया, वह सच कह रहा था और अगर वे उस पर विश्वास नहीं करते तो उनकी किस्मत। जल्द ही एचआर विभाग के लोग आ गए और शेखी बघारने वाले लोग एकदम चुप हो गए। कल्याणी ग्रुप में आपका स्वागत है, मैं मीना हूँ, एचआर मैनेजर। बोलने वाली एक स्मार्ट महिला थी, लगभग 27-28 साल की। ऑफिस सूट पहने, छोटे बाल और काफी प्रोफेशनल लग रही थी। आज का टेस्ट कई हिस्सों में होगा। आखिरी राउंड में सिर्फ 3 लोग बचेंगे जिनका इंटरव्यू खुद प्रेसिडेंट सानिया लेंगी और उनमें से एक को अपना बॉडीगार्ड चुनेंगी। ये सुनकर सभी लोग जोश में आ गए। सबको लग रहा था कि वे ही वो खास इंसान होंगे। इसके बाद मीना आवेदकों के समूह को बगल वाले कॉन्फ्रेंस हॉल में ले गई। पहला राउंड लिखित परीक्षा है, इसमें आपकी सुरक्षा और प्रोटोकॉल की जानकारी परखे जाएगी। सभी बैठ गए और आर्यन ने मेज पर रखे पेपर को उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। ये सवाल तो बच्चों का खेल हैं। पेपर पढ़ने के बाद आर्यन ने फटाफट लिखना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद लोगों ने अपने अपने पेपर जमा करने शुरू कर दिए। मीना और उनकी टीम ने वहीं के वहीं पेपर चेक किए। पहला राउंड आसान था, इसलिए लगभग आधे लोग पास हो गए। पहला राउंड दिमाग का था, दूसरा राउंड ताकत का होगा। एक बॉडीगार्ड के तौर पर आपको मजबूत होना चाहिए, वरना आप मैडम की रक्षा कैसे करेंगे? नियम आसान है, बेविले रॉयल रंबल। जो आखिरी 3 लोग अपने पैरों पर खड़े रहेंगे वो फाइनल में जाएंगे। मीना के नियम समझाने के बाद मेजें और कुर्सियां हटा दी गईं और विशाल हॉल खाली हो गया। खुली छूट, आखिरी 3 सानिया से मिलने जाएंगे। अगर सानिया ने मुझे देख लिया तो वो मुझे बिल्कुल नहीं चुनेगी। तो फिर एक ही रास्ता है, उसके पास चुनने के लिए कोई और विकल्प ही न छोड़ूं। आर्यन ने दूसरों को देखा और उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। शुरू करो। मीना के आदेश देते ही 20 से ज्यादा आदमियों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। पहलवान ने चिल्लाकर अपने बगल वाले आदमी को पटकनी दी। कोबरा कमांडो हवा में उछला और किसी की कमर में लात जमा दी। चीखें गूंजने लगीं। आर्यन ने इधर उधर देखा और सीधे उस यमराज पर टूट पड़ा। तू यमराज है ना? चल देखते हैं। यमराज ने धमकी भरी मुस्कान के साथ आर्यन पर हमला किया। वह कुछ डायलॉग मारने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह मुंह खोल पाता आर्यन ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। यमराज भाई, तुम तो फुस निकले। आर्यन ने यमराज की छाती पर पैर रखा और अगले शिकार उस पहलवान की ओर बढ़ा। धड़ाम, पहलवान उड़ता हुआ गया और एक मेज पर गिरकर उसे तोड़ दिया। अब तुम्हारी बारी, कोबरा कमांडो। आर्यन ने मुट्ठी भींची और एक ही मुक्का मारा। पलक झपकते ही उसने कई धुरंधरों को धूल चटा दी। उसके इस तूफानी प्रदर्शन ने मीना का ध्यान भी खींचा। ये लड़का तो बहुत हैंडसम है, और क्या फाइटिंग कर रहा है। मीना के बगल में बैठी उसकी जूनियर असिस्टेंट ने चमकती आंखों से कहा। ज्यादा फैन मत बनो। इसका नाम क्या है? मीना ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे लगता है इसका नाम आर्यन है। ये रहा इसका फॉर्म। असिस्टेंट ने जल्दी से आर्यन का फॉर्म निकाल कर दिया। सेना में भी नहीं था। आर्यन का बैकग्राउंड देखकर मीना की दिलचस्पी और बढ़ गई। मैम, वो देखो। असिस्टेंट ने हैरान होकर इशारा किया। मीना ने ऊपर देखा और सन रह गई। कॉन्फ्रेंस हॉल में केवल आर्यन ही खड़ा था। बाकी सब जमीन पर पड़े थे, दर्द से कराह रहे थे और अपनी टूटी हड्डियों को सहला रहे थे। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हमें 3 लोग चाहिए थे। मीना ने अपनी असिस्टेंट को डांटा। वह बहुत तेज था मैम, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, बस पलक झपकते ही सब खत्म हो गया। असिस्टेंट ने बेबसी से कहा। ये तो गड़बड़ हो गई। मीना ने जमीन पर पड़े लोगों को देखा जिनके चेहरे सूज गए थे और हालत खराब थी। वे सानिया मैडम के सामने कैसे जा सकते थे? तय तो ये हुआ था कि मैडम 3 में से एक को चुनेंगी। अब क्या करें? मैम, ये लड़का हैंडसम भी है और फाइटर भी तगड़ा है। सानिया मैडम तो खुश हो ही जाएंगी, है ना? आप इसे अकेले ही ले जाए। असिस्टेंट ने धीरे से सुझाव दिया। क्या तुम्हें लगता है कि सानिया मैडम भी तुम्हारी तरह लड़कों पर मरती हैं?
मीना ने उसे घूरा और अपना माथा पकड़ लिया। खैर, अब और कोई रास्ता नहीं है। पहले इसे मैडम से मिलवा देते हैं, अगर बात नहीं बनी तो हमें फिर से भर्ती निकालनी पड़ेगी। जी मैम। आर्यन, तुम मेरे साथ चलो। बाकी लोगों को मेडिकल का पैसा दो और घर भेजो। मीना ने आदेश दिया और बाहर की ओर चल पड़ी। गुड लक। उस असिस्टेंट ने आर्यन को देखकर हाथ हिलाया, वह साफ तौर पर उसकी फैन बन चुकी थी। शुक्रिया। आर्यन मुस्कुराया और मीना के पीछे चल दिया। प्रेसिडेंट सानिया से मिलकर घबराना मत, वह जो भी पूछे बस उसका सीधा जवाब देना। मीना ने समझाया। वह बस यही दुआ कर रही थी कि सानिया आर्यन को पसंद कर लें, वरना आज उसका दिन खराब होने वाला था। जी मैम, समझ गया। आर्यन ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। दोनों लिफ्ट से 11वीं मंजिल पर प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर पहुंचे। मीना ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से सानिया की ठंडी और कड़क आवाज़ आए, अंदर आइए। चलो अंदर चलो, बेस्ट ऑफ लक, मीना ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। हे, आर्यन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसे देखकर सानिया का चेहरा कैसा बनेगा, ये देखने के लिए वह बेताब था। प्रेसिडेंट ऑफिस में सानिया अपनी विशाल मेज के पीछे बैठी कुछ लिखने में व्यस्त थी। उसने इस बॉडीगार्ड भर्ती को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, ये सब बस अपने दादाजी को तसल्ली देने के लिए था। अब चूंकि आर्यन भी इसमें शामिल हो गया था, उसके दादाजी वैसे ही निश्चिंत थे, इसलिए इसकी ज़रूरत और भी कम थी। अगर एचआर विभाग ने यह न कहा होता कि उन्होंने उम्मीदवारों को पहले ही बुला लिया है, तो वह इसे पूरी तरह से रद्द कर देती। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि जो भी सबसे काबिल उम्मीदवार होगा उसे सुरक्षा विभाग में सुपरवाइजर बना दिया जाएगा, न कि उसका निजी अंगरक्षक। तभी दरवाजा खुला और कदमों की आहट सुनाई दी। सानिया ने अपनी कलम नीचे रखी और ऊपर देखा। मैडम, हम आपके लिए लाए हैं। मीना बोलते बोलते रुक गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। सानिया हैरान थी, नियम के मुताबिक 3 लोग होने चाहिए थे, सिर्फ एक ही क्यों आया है। लेकिन जब उसकी नज़र आर्यन के उस सुंदर और शरारती मुस्कान वाले चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। ये वही था। सानिया की प्रतिक्रिया देखकर आर्यन की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने सानिया को आंख मार दी। मैडम, मीना ने भी सानिया की असामान्य प्रतिक्रिया देखी और वह थोड़ी हैरान हुई। आखिर चल क्या रहा है? ये लड़का वाकई बहुत हैंडसम था, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमेशा सख्त रहने वाली उनकी बॉस इस पर फिदा हो गई हो? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? सानिया ने खुद को संभालते हुए अचानक पूछा। मैं यहाँ बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? उनकी बातें सुनकर मीना का दिमाग चकरा गया। क्या वे एक दूसरे को पहले से जानते थे? बॉडीगार्ड की नौकरी? सानिया का चेहरा सख्त हो गया। आर्यन, मैं काम में व्यस्त हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ खेल खेलने का वक्त नहीं है। मैं खेल नहीं खेल रहा, मैं सचमुच यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैनेजर मीना से पूछ लो। मैं सारे टेस्ट में पास हो गया हूँ, आर्यन ने पूरी गंभीरता से कहा। तुम्हारा टेस्ट कोई मायने नहीं रखता। सानिया ने गहरी सांस ली और मीना की तरफ देखा। मीना, क्या तुमने नहीं कहा था कि फाइनल राउंड में 3 लोग होंगे? बाकी 2 कहाँ हैं? मैडम, बस यही बचा है, बाकी सब इससे हार गए। मीना ने डरते डरते जल्दी से सफाई दी। हे, अब तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। आर्यन थोड़ा इतराते हुए बोला। उसे अपनी चतुराई पर गर्व हो रहा था कि उसने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को पहले ही रास्ते से हटा दिया। सानिया ने गुस्से में दांत पीस लिए, वह आर्यन के इस आत्मविश्वास को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मीना, तुम अब जा सकती हो। जी मैडम। मीना ने एक बार आर्यन की तरफ देखा, लेकिन कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। आर्यन, तुम आखिर चाहते क्या हो? मीना के जाने के बाद सानिया ने मेज पर जोर से हाथ पटका और अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। मैंने पहले ही कहा था, मैं यहाँ बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए आया हूँ। बोलते हुए आर्यन की नज़र सानिया पर पड़ी। गुस्से की वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसका व्यक्तित्व वाकई किसी महारानी जैसा था। आर्यन को थोड़ी चिंता हुई कि कहीं दबाव में सानिया की सफ़ेद शर्ट के बटन न टूट जाएं। तुम अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस से निकल जाओ। सानिया ने आर्यन की नज़रें भांप लीं और वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई। तुरंत गेट आउट। ओह, तो ठीक है, मैं सीधा दादाजी के पास जाता हूँ। आर्यन सानिया से बिल्कुल नहीं डरा और मुस्कुराते हुए बोला। उन्हें सब सच बता दूंगा कि कैसे तुमने 8 लाख रुपये देकर मुझे अपना किराए का आदमी बनाकर रखा है और मुझे धोखा देने पर मजबूर किया। सानिया गुस्से और शर्म से लाल हो गई। उसके दोनों हाथ मेज पर टिके थे और वह आगे की ओर झुककर आर्यन को घूर रही थी। उसके अंदर से एक बॉस वाला रौब निकल रहा था। कोई और होता तो शायद सानिया के गुस्से से डरकर भाग जाता, लेकिन आर्यन, उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसकी नज़र सानिया की लंबी गर्दन से होते हुए उसकी शर्ट के थोड़े खुले हुए बटन पर गई, जहां से काले रंग की लेस दिखाई दे रही थी। लगता है तुम्हें काला रंग सचमुच बहुत पसंद है ना? कल भी और आज भी, आर्यन ने बहुत ही गंभीर होकर टिप्पणी की। आर्यन, सानिया गुस्से से चिल्लाई और झटके से सीधी खड़ी हो गई। उसने अपने कोट को ठीक किया। मत भूलना, मैंने तुम्हें 8 लाख रुपये दिए थे। तुमने मुझे 8 लाख दिए हैं, इसीलिए तो मैं कुछ नहीं कर रहा। आर्यन ने मासूमियत से सिर हिलाया। भले ही तुम बिके हुए हो, तुम्हारे पास थोड़ी तो पेशेवर शर्म होनी चाहिए। सानिया अभी और भड़कने ही वाली थी कि मेज पर रखा लैंडलाइन फ़ोन बज उठा। उसने आर्यन को घूरा और स्पीकर बटन दबा दिया। मैडम, वो लकी वर्मा फिर आ गया है। वह कह रहा है कि वह आज आपसे मिले बिना नहीं जाएगा। फ़ोन से सेक्रेटरी की आवाज़ आई।
उसे धक्के मारकर निकालो यहाँ से। पहले से ही आर्यन की वजह से चिड़ी हुई सानिया और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। लेकिन तभी उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी और उसने अचानक अपना इरादा बदल दिया। रुको, उसे अंदर भेज दो। जी मैडम। क्लिक। सानिया ने फ़ोन काट दिया और आर्यन की ओर देखा। तुम मेरा बॉडीगार्ड बनना चाहते हो, है ना? ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट है। अगर तुम उस लकी वर्मा को मुझे परेशान करने से रोक सको तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगी। सच में? आर्यन की आंखें चमक उठी, उसे चुनौती में मजा आने लगा। ये लकी वर्मा कौन है? तुम्हारे जैसा ही एक सिरदर्द, सानिया ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और वही करो जो मैंने पहले कहा था। मंजूर है। आर्यन ने एक पल सोचा और हामी भर दी। सानिया कुछ और कहती उससे पहले ही ऑफिस का दरवाज़ा खुला। महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहने एक आदमी चेहरे पर एक चिपचिपी मुस्कान लिए अंदर आया। उसके हाथ में चटक लाल गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता था। सानिया, मैं कितने दिनों से चक्कर काट रहा हूँ और तुम मिल ही नहीं रही थी। आज आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लकी वर्मा ने गुलाबों को ऊपर उठाते हुए कहा। ये तुम्हारे लिए है मेरी जान। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सानिया ने लकी को ठंडी नज़रों से देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। वह देखना चाहती थी कि आर्यन इस आदमी से कैसे निपटता है। अरे भाई साहब, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? क्या आप अब से सानिया को परेशान करना बंद कर सकते हैं? आर्यन ने बहुत ही दोस्ताना अंदाज में पास जाकर पूछा। तुम कौन हो बे? लकी वर्मा सन रह गया, उसका चेहरा उतर गया। तुम खुद को समझते क्या हो? सानिया, और मेरे बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आह, मैं तो तुमसे शराफत से बात करना चाहता था और तुम्हें समझाना चाहता था, पर तुम तो लातों के भूत हो। ये सुनकर आर्यन ने और कोई बहस नहीं की। वह आगे बढ़ा, लकी वर्मा का कॉलर पकड़ा और उसके गाल पर 2 जोरदार तमाचे रसीद कर दिए। चटाक चटाक, थप्पड़ों की गूंज पूरे ऑफिस में सुनाई दी। लकी वर्मा सन रह गया और सानिया भी हैरान रह गई। इतना सीधा और बेरहम? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? जानता है मैं कौन हूँ? गालों पर जलन महसूस होते ही लकी को होश आया और वह गुस्से से पागल हो गया। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैं किसी को पीटते समय उसका आधार कार्ड नहीं मांगता। आर्यन ने लकी को उठाकर जमीन पर पटकते हुए कहा। आर्यन, यह क्या कर रहे हो? सानिया घबरा गई। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। चिंता मत करो, मरेगा नहीं। बस इसे मुझ पर छोड़ दो। आर्यन ने जमीन पर गिरे हुए गुलाबों के गुलदस्ते को उठाया और लकी के मुंह पर दे मारा। कांटे और फूल उसके चेहरे पर बिखर गए। मैं गारंटी देता हूं कि ये दोबारा तुम्हारा पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा, सपने में भी तुम्हारा नाम नहीं लेगा। कमीने, तू तो गया। लकी वर्मा जोर से दहाड़ा, वह उठने के लिए हाथ पैर मार रहा था। धड़ाम धड़ाम, आर्यन ने उसे उठने का कोई मौका नहीं दिया। उसने उस पर पैर रखा और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। सानिया का पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी शक्ल देखी है। आर्यन उसे मारते हुए लगातार गालियां दे रहा था। आज के बाद अगर तूने सानिया को फिर से परेशान किया तो समझ लेना तेरा आखिरी दिन होगा। समझे? वरना मैं तुझे जहां देखूंगा वहीं मारूंगा। हरामखोर, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लकी वर्मा ने अपना सिर बचाने के लिए हाथ रख लिए और अभी भी धमकियां दे रहा था। मुझे मारेगा तो आज सबसे पहले मैं तेरा ही काम तमाम करता हूं। ये सुनकर आर्यन ने अपनी लात की ताकत और बढ़ा दी। नहीं, मुझे मत मारो भाई, माफ कर दो, अब नहीं आऊंगा। सानिया से मिलने कभी नहीं आऊंगा। कुछ ही मिनटों बाद लकी वर्मा की हेकड़ी निकल गई। वह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका और फूट फूट कर रोने लगा। लो मैडम, टेस्ट पूरा हुआ। इसने कह दिया है कि अब ये तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। आर्यन ने फूलों का वह गुलदस्ता, जो अब सिर्फ झाड़ू जैसा दिख रहा था, एक कोने में फेंक दिया और सानिया की ओर मुड़कर कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सानिया ने जमीन पर बिखरी गुलाब की पंखुड़ियों और लकी वर्मा के चेहरे को देखा, जो अब सूजकर गुब्बारे जैसा हो गया था। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे। अरे भाई, तुम पीछे हटने वाले तो नहीं हो ना? या ये मार तुम्हारी जरूरतों पर खरी नहीं उतरी? ये देखकर कि लकी वर्मा चुप है, आर्यन ने फर्श से गुलाब की वही टूटी हुई टहनी उठाई जो उसने अभी अभी फेंकी थी। उसने लकी के गालों पर 2 बार और थपथपाया। बताओ, क्या तुम आगे भी सानिया का पीछा करने की हिम्मत करोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। लकी वर्मा ने अपना खून और आंसुओं से सना चेहरा ढक लिया और गिड़गिड़ाया। मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो भाई। कसम खाओ, कहो कि अगर तुमने सानिया का फिर से पीछा किया तो तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। आर्यन ने डराया। वरना मैं आज तुम्हें यहीं पीट पीट कर मार डालूंगा। तुम? लकी वर्मा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। ये तो हद हो गई। चटाक चटाक, आर्यन ने बिना कुछ कहे उसे 2 और थप्पड़ जड़ दिए। मारना बंद करो भाई, मैं कसम खाता हूं, अगर मैंने फिर से सानिया का पीछा किया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। बस। लकी वर्मा और भी जोर से रोने लगा। ठीक है सानिया, क्या इतना काफी है? बस करो, सानिया ने ठंडे स्वर में कहा। उसे डर था कि अगर उसने नहीं रोका तो आर्यन सचमुच इस लकी को जान से मार देगा। हे, तो मैं परीक्षा में पास हो गया? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। सानिया ने आर्यन के मुस्कुराते चेहरे को देखा, एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। हालांकि वह हाँ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन उसने जुबान दी थी और अब वह अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती थी। पास, बढ़िया। आर्यन ने टहनी फेंक दी, लकी वर्मा की ओर देखा जो बुरी तरह रो रहा था, और एक झूठी आह भरी। बेचारा, ये तुमसे बहुत प्यार करता है सानिया। मैंने इसे तुम्हारा पीछा करने से रोका तो देखो कैसे बच्चों की तरह रो रहा है।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सानिया ने आर्यन को घूरा। साफ तौर पर तुमने ही उससे पीट पीट कर रुलाया है। ठीक है, अब रोना बंद करो, इस जगह को साफ करो और यहाँ से दफा हो जाओ। आर्यन ने फिर लकी वर्मा को आदेश दिया। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मैं अपनी शरीफ और संस्कारी छवि बरकरार नहीं रख पा रहा हूँ। सानिया, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं असल में बहुत शांत स्वभाव का हूँ। लकी वर्मा उसे जी भरकर गालियां देना चाहता था। साले, तूने मुझे सुअर की तरह पीटा और अब कह रहा है कि तू शांत है। मजाक चल रहा है क्या? हालांकि उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, डर था कि अगर मुंह खोला तो फिर पिटेगा। समझदार आदमी वही है जो हारी हुई बाजी से निकल ले। वह भी तो सह लेगा, लेकिन बाद में इस आर्यन का ऐसा हाल करेगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। क्या सोच रहा है बे? बदला लेना चाहता है? अगर बदला लेना है तो आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आर्यन ने लकी वर्मा की मंशा भांप ली और उसे एक और लात मारी। अनाड़ी कहीं का, ठीक से साफ भी नहीं कर सकता, चल निकल यहाँ से। ये सुनते ही लकी वर्मा लड़खड़ाते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। 10 मीटर दूर जाने के बाद वह रुका, आर्यन की तरफ उंगली उठाए और चिल्लाया, साले, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? रुक, अगर मैं तुझे खत्म न कर दूं तो मेरा नाम भी लकी वर्मा नहीं। क्या बोला बे? आर्यन ने आंखें तरेरी और उसकी तरफ बढ़ा। लकी वर्मा डर के मारे कांप उठा और दुम दबाकर भागा। भागते भागते चिल्लाया, रुक जा तू। और सानिया, तूने मुझे पिटवाया ना, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे गाली दे चलेगा, लेकिन मेरी बीवी को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? आर्यन का पारा चढ़ गया। उसने नीचे झुककर एक और टहनी उठाए और लकी के पीछे दौड़ा। रुक साले, आज तेरा मुंह तोड़कर ही मानूंगा। आर्यन, ये बीवी कौन है तुम्हारी? सानिया ने आर्यन को घूर कर देखा और सोफे पर बैठ गई। ये ऑफिस है, यहाँ फालतू बकवास नहीं चलेगी। ओह, समझ गया, मतलब जब हम ऑफिस में नहीं होंगे तब मैं तुम्हें बीवी कह सकता हूँ, है ना? आर्यन ने लकी का पीछा करना छोड़ दिया। वह सानिया के सामने बैठ गया और मुस्कुराया। ऑफिस में मुझे मैडम या बॉस कहो, और ऑफिस के बाहर भी अपनी जुबान लगाम में रखो। चुप रहो, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दूंगी। सानिया का सुंदर चेहरा सख्त हो गया। बिल्कुल नहीं, मैंने टेस्ट पास कर लिया है, अब से मैं तुम्हारा ऑफिशियल बॉडीगार्ड हूँ। तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ साई की तरह रहूंगा। आर्यन सोफे पर आराम से फैल गया, जेब से सिगरेट निकाली और जलाने ही वाला था। मेरे ऑफिस में स्मोकिंग मना है, सानिया ने कड़क आवाज में कहा। अगर तुम्हें सिगरेट पीनी है तो बाहर जाओ। ठीक है भाई, नहीं पीता, अब तो तुम्हारी नौकरी करता हूँ तो बात माननी ही पड़ेगी। आर्यन ने कंधे उचकाए और सिगरेट वापस रख दी। वैसे सानिया, तुम मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हें थोड़ा और मुस्कुराना चाहिए, हमेशा इतना खड़ूस चेहरा मत बनाया करो। बकवास बंद करो, भले ही तुम पास हो गए हो, मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से निकाल सकती हूँ। सानिया ने आर्यन को चेतावनी दी। अगर तुम्हें कंपनी में टिकना है तो तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे। कोई बात नहीं बॉस, जो हुक्म। आर्यन ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। पहला नियम, तुम्हें कंपनी में किसी को भी हमारे रिश्ते सगाई के बारे में बताने की इजाज़त नहीं है। सानिया अब शांत थी, वह जानती थी कि वह आर्यन को रोक नहीं सकती तो कम से कम उसे कंट्रोल तो कर सकती है। हे, हमारा रिश्ता क्या है? आर्यन ने शरारत से पूछा। क्या मैं बता दूं कि तुम मेरी मंगेतर हो? चुप रहो। सानिया फिर भड़क गई। अगर तुमने ऐसा कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सचमुच निकाल दूंगी। अच्छा बाबा नहीं कहता, कसम से नहीं कहूंगा। वैसे भी मुझे डर है कि अगर मैंने ऐसा कहा तो लोग मुझे जिगोलो समझेंगे जो अमीर लड़की के पैसों पर पलता है। मेरी भी कोई इज्जत है यार। आर्यन ने सिर हिलाया। वैसे सच तो यह था कि अगर उसने बता दिया कि उसकी सगाई हो चुकी है तो वह ऑफिस की दूसरी लड़कियों को कैसे पटाएगा। उसने सुना था कि इस कंपनी में लड़कियों की भरमार है, अब मौका मिला है तो हाथ तो आजमाना ही पड़ेगा। तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं है ना? सानिया ने ताना मारा। दूसरा नियम, चूंकि तुम अब कंपनी के कर्मचारी हो तुम्हें सारे नियम मानने होंगे। तीसरा, चौथा। आर्यन का सिर घूमने लगा। इतनी सारी शर्तें, ये नौकरी है या जेल? हालांकि उसने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की, कहीं सानिया उसे सचमुच बाहर न निकाल दे। सानिया भी हैरान थी, क्या ये लड़का सचमुच उसकी सारी बात मान रहा है? उसने जानबूझकर इतनी कड़ी शर्तें रखी थीं ताकि आर्यन तंग आकर खुद ही भाग जाए। वैसे तुम मेरे बॉडीगार्ड बनने के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें 8 लाख रुपये मिल रहे थे, आज़ाद घूमते मजे करते, ये नौकरी क्यों? सानिया खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी। क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। आर्यन का मजाकिया अंदाज अचानक गायब हो गया। उसकी आंखों में एक गहराई और अपनापन आ गया। चिंता मत करो सानिया, जब तक मैं यहाँ हूँ दुनिया की कोई ताकत तुम्हें छू भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सानिया की नज़र आर्यन की उन गहरी आंखों से मिली। उसका दिल जोर से धड़क उठा। एक ऐसा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, एक अजीब सी सुरक्षा और अपनापन। ठक ठक, जैसे ही माहौल थोड़ा रोमांटिक होने वाला था दरवाजे पर दस्तक हुई। मैडम, सेक्रेटरी अंदर झांक रही थी। ध तेरे की कबाब में हड्डी। आर्यन ने मन ही मन गाली दी। अभी तो माहौल बन रहा था। हाँ, अंदर आओ। सानिया सकपका गई। उसने जल्दी से अपनी नज़रें आर्यन से हटाईं और अपनी कुर्सी पर सीधे बैठ गई। मैडम, वो बाहर। सेक्रेटरी अंदर आई। उसने फर्श पर बिखरे फूलों और आर्यन को सोफे पर बैठे देखा। उससे समझ आ गया कि यहाँ कुछ ड्रामा हुआ है। सफाई कर्मचारी को बुलाओ और यह सब साफ करवाओ। और हाँ, इस मिस्टर आर्यन की ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी करवा दो।
आज से यह मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है, सानिया ने अपनी प्रोफेशनल टोन में आदेश दिया। जी मैडम, सेक्रेटरी ने जल्दी से नोट किया। और इसके लिए एक ऑफिस का इंतजाम भी कर दो, सानिया ने जोड़ा। कहाँ इंतजाम करें मैडम, आपके केबिन के बाहर या किसी और फ्लोर पर? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। क्या वहाँ कोई खाली जगह है? बस इसे वहीं बिठाओ। सानिया नहीं चाहती थी कि आर्यन उसके दरवाजे के ठीक बाहर बैठा रहे, वह जितना दूर रहेगा उसके दिल की धड़कनें उतनी ही शांत रहेंगी। क्या सुरक्षा विभाग? सानिया की बात सुनकर आर्यन का मुंह बन गया। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, कोई वॉचमैन नहीं। तुमने पहले क्या वादा किया था? सारी शर्तें मानोगे वरना यहाँ से जा सकते हो, सानिया ने भौहें चढ़ाईं और ठंडे स्वर में कहा। ठीक है भाई, मान लिया, सुरक्षा विभाग ही सही। आर्यन ने हार मान ली और नाराज होने का नाटक करने लगा। नाराज मत हो, तुम्हारा ऑफिस सुरक्षा विभाग में है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम वॉचमैन हो, तुम मेरे निजी बॉडीगार्ड ही रहोगे। सानिया ने आर्यन के उदास चेहरे को देखा और उसके मन में थोड़ी नरमी आ गई। उसने खुद उसे समझाया। बगल में बैठी सेक्रेटरी जिया का मुंह खुला का खुला रह गया। इस कंपनी में सानिया एक रानी की तरह राज करती थी, जिसका फैसला पत्थर की लकीर होता था। उसे आज तक किसी को सफाई देते हुए नहीं देखा गया था, और आज वह आर्यन को समझा रही थी। ये तो बहुत ही अजीब बात थी। जिया, आर्यन को ले जाओ और इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी करवा दो। इससे पहले कि आर्यन कुछ और बोलता, सानिया ने आदेश दे दिया। जी मैडम, जिया ने जवाब दिया और आर्यन की ओर देखा। मिस्टर आर्यन, प्लीज मेरे साथ आइए। ठीक है, आर्यन बिना कुछ कहे जिया के पीछे पीछे ऑफिस से बाहर निकल गया। ओह, मेरी रक्षा करेगा। आर्यन के जाने के बाद सानिया अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंदर ही अंदर उसे आर्यन का बॉडीगार्ड बनना इतना बुरा नहीं लग रहा था, वरना वह कभी इस बात के लिए राजी ही नहीं होती। ऑफिस से बाहर निकलते ही आर्यन के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई, उसकी सारी नाराजगी गायब हो गई। वह सानिया के ज्यादा करीब रहना भी नहीं चाहता था। अगर वह हर वक्त उसके साथ रहता तो दूसरी लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करता। बस एक ही शिकायत थी कि उसे सुरक्षा विभाग में भेजा जा रहा था, जो खड़ूस मर्दों से भरा होगा, वहाँ कोई मज़ा नहीं आने वाला। अगर उसे किसी ऐसे विभाग में भेजा जाता जहाँ ढेर सारी खूबसूरत लड़कियाँ होती, तो क्या वह जन्नत नहीं होती। मिस्टर आर्यन, मेरा नाम जिया है, मैं मैडम की सेक्रेटरी हूँ। जिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आगे से हम साथ काम करेंगे। हे, हम दोनों सानिया के लिए काम करते हैं, तो हम एक परिवार की तरह हैं। आप मुझे बस आर्यन भाई या सिर्फ आर्यन कह सकती हैं। आर्यन ने उसका हाथ हल्के से दबाया और फिर छोड़ दिया। हालांकि जिया काफ़ी सुंदर थी और उसका फिगर भी लाजवाब था, लेकिन वह सानिया की खास सेक्रेटरी थी, इसलिए उससे पंगा लेना ठीक नहीं था। अगर उसने जिया के साथ फ्लर्ट किया और उसने सानिया को बता दिया तो मुसीबत हो जाएगी। सावधानी बरतना ही बेहतर है, खासकर जब वह यहाँ नया है। ठीक है आर्यन। जिया को भी महसूस हुआ कि आर्यन और सानिया के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, इसलिए उसने भी आर्यन से अच्छे संबंध बनाने की सोची। वैसे जिया, ये कंपनी करती क्या है? आर्यन ने अचानक पूछा। हैं? जिया हैरान रह गई। इस आदमी को यह भी नहीं पता कि कल्याणी ग्रुप क्या करता है। सानिया से इसके रिश्ते की बात छोड़ भी दे, तो इंटरव्यू देने आया था तो कम से कम कंपनी के बारे में तो पता होना चाहिए था। मैं थोड़ी जल्दी में आ गया था, रिसर्च करने का टाइम नहीं मिला। आर्यन ने बहाना बनाया और गला साफ किया। ओह, कोई बात नहीं, हमारी कंपनी ज्वेलरी गहनों का बिजनेस करती है, खासतौर पर रत्नों और जेड का, लेकिन हम सोने चांदी के फैशनेबल गहने भी बनाते हैं। जिया ने आर्यन को समझाना शुरू किया। बाजार के पुराने ब्रांडों से अलग, हमारे गहने आज के युवाओं के लिए होते हैं, फैशनेबल और मॉडर्न। सानिया मैडम का सपना है कि एक दिन कल्याणी ग्रुप पूरी दुनिया में मशहूर हो और इंटरनेशनल फैशन का ट्रेंड सेट करे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने जिया के चमकते चेहरे को देखा और मन ही मन सोचा, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमेशा खड़ूस रहने वाली सानिया बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को सपने दिखाने में भी माहिर होगी। देखो, इस बच्ची को कैसे अपने जाल में फंसा रखा है। हालांकि जिया की बातों से उससे कंपनी की थोड़ी समझ आ गई। पुराने गहनों के बाजार में इस कंपनी ने युवाओं को टारगेट करके अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। सोहन लाल की बातें याद करके कि यह कंपनी सानिया ने खुद अपनी मेहनत से खड़ी की है, आर्यन के मन में उसके लिए थोड़ी इज्जत बढ़ गई। एक जवान लड़की के लिए बिजनेस की दुनिया में इतनी सफलता पाना आसान नहीं था। कुछ मिनट बाद वे दोनों एचआर विभाग पहुंचे। एचआर मैनेजर मीना ने आर्यन को अजीब नज़रों से देखा। आखिर सानिया और इस लड़के के बीच क्या रिश्ता था? अभी थोड़ी देर पहले सानिया ने खुद फ़ोन करके आर्यन के लिए खास इंतजाम करने को कहा था। पूरी कंपनी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिया ने मीना को नमस्ते कहा और वहां से चली गई। मीना जी, आगे से मेरा ख्याल रखिएगा, आर्यन ने अपनी आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। अरे नहीं, मैं कौन होती हूँ? वैसे क्या आप सानिया मैडम को पहले से जानते हैं? मीना अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाए। समझ लीजिए कि पुरानी जान पहचान है, बाकी बातें तो मैडम से ही पूछिएगा, आर्यन ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मीना चुप हो गई। बॉस के बारे में गपशप करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। खैर छोड़िए, ये रहे आपके पेपर्स और कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ लीजिए और अगर सब ठीक लगे तो साइन कर दीजिए। ठीक है, आर्यन ने बिना पढ़े ही पेपर पर अपना स्टाइलिश साइन कर दिया। मीना ने आर्यन के साइन देखे और मन ही मन तारीफ की। सब कुछ ठीक होने के बाद उसने हाथ आगे बढ़ाया। कल्याणी ग्रुप का हिस्सा बनने पर बधाई। शुक्रिया, आर्यन ने मीना का हाथ पकड़ा।
इस महिला का हाथ तो जिया से भी ज्यादा मुलायम था। चलो, मैं तुम्हें सुरक्षा विभाग छोड़ देती हूँ। शुक्रिया, मीना जी। जैसे ही वे सुरक्षा विभाग के पास पहुंचे, मीना अचानक रुक गईं। ओह, एक बात बता दूं, हमारे सिक्योरिटी मैनेजर मिस्टर सूर्यभान के छोटे भाई भी आज इंटरव्यू देने आए थे। आर्यन चौंक गया, कहीं वो उन लोगों में से तो नहीं जिन्हें मैंने धोया था। जी हाँ, मीना ने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बोलती बंद हो गई। पहले दिन ही दुश्मन बना लिया। ज्यादा चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हें वहां ले जा रही हूँ, इससे उन्हें समझ आ जाएगा कि तुम खास हो। मीना ने तसल्ली दी और आगे बढ़ी। हे, आप बहुत अच्छी हैं मीना जी। आर्यन को समझ आ गया कि मीना खुद उसे छोड़ने क्यों जा रही थी। हालांकि उसे उस मैनेजर की जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन मीना की मदद अच्छी लगी। डॉट डॉट डॉट। सुरक्षा विभाग के केबिन में एक आदमी अपना सूजा हुआ गाल सहलाते हुए बोल रहा था। भैया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर वो बीच में ना आता तो मैं पक्का सानिया मैडम का बॉडीगार्ड बन जाता। बोलने वाला कोई और नहीं, वही यमराज था जिसे आर्यन ने थप्पड़ मारकर धूल चटा दी थी। बेकार हो तुम, इतने सालों की ट्रेनिंग मिट्टी में मिला दी। उसके सामने एक 40 साल का आदमी खड़ा था। दुबला पतला शरीर, टेढ़ी नाक और आंखों में लोमड़ी जैसी चालाकी। ये थे सिक्योरिटी मैनेजर सूर्यभान। मैं तैयार नहीं था भैया, उसने धोखे से हमला किया। यमराज ने सफाई दी। साले ने मेरे सारे दांत हिला दिए। भैया, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, और वैसे भी उसका यहाँ होना तुम्हारे प्लान के लिए भी तो खतरा है। चुप कर। सूर्यभान का चेहरा बदल गया। उसने केबिन के बाहर झांका। डरते क्यों हो, यहाँ कोई नहीं है, यमराज बड़बड़ाया। फिर भी दीवारों के भी कान होते हैं। सूर्यभान ने उसे घूरा, फिर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लेकिन तेरी बात सही है, वह मेरे रास्ते का कांटा बन सकता है। और खुशखबरी यह है कि वह खुद हमारे जाल में आ रहा है। मीना ने अभी फोन किया था, उसका ऑफिस यहीं सुरक्षा विभाग में शिफ्ट हो रहा है। अरे वाह, ये तो बकरे की अम्मा खुद कसाई के पास आ गई। अब जब वो तुम्हारे अंडर काम करेगा तो तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो। यमराज खुशी से उछल पड़ा। उसने मुट्ठी भींची और शैतानी हंसी हंसी। अब मैं उसके सारे दांत तोड़ दूंगा।